डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट 2। हमने अब तक इसमें पेमेंट बेसिस डिडक्शन में 80C, CCC, 80CCD, 80CCE कोई डिडक्शन नहीं थी, सीलिंग थी। ये सीलिंग बताता था मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिलेगी। और 80D ये डिडक्शन पड़ी थी जिसमें 80C बड़ी वास्ट थी, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, उनमें पेमेंट करोगे तो आपको 80C मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगी, एक इंडिविजुअल और HUF को मिल सकती है। 80CCC मिल सकती है पेंशन प्लान में डालने पे 1.5 लाख। 80CCD1 क्या थी कि जो एम्प्लॉय कॉन्ट्री करता है सैलरी का मैक्सिमम 10% बेसिक प्लस DA का कर सकता है, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी सैलरी नहीं होती। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भी डाल सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड पेंशन स्कीम में 20% ऑफ GTI, वो CCD1 में कवर होगा। तो 80CCE क्या कहती थी कि 80C, 80CCC प्लस 80CCD1 इन सब में मिला के मैक्सिमम कितना अलाउड है, 1.5 लाख रुपए। इसीलिए मैंने बताया था CCD1B लो, वो 50,000 रुपये क्या है ऑफ एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम। इसको पहले दो, इसको प्रेफरेंस देनी है आपने। पहले आपको क्या है, ये वाले 50,000 गिनने हैं, अगर 50,000 से फालतू हुए तो 80CCD1 में लेके जाना है, क्योंकि 80CCD1 में 1.5 लाख रुपए की सीलिंग है 80CCC के साथ, इसलिए 1.5 लाख तो हो सकता है आपके 80C में पूरे हो जाएं। इसलिए आपको CCD1B का बेनिफिट लेना चाहिए, पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1B में गिनना चाहिए 50। मान लो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्री ही 40,000 किया तो सारा 40 का 40 CCD1B में गिन लो, 70 किया तो 50 इधर गिन लो, 20 किस में गिन लेना, CCD1 में, क्योंकि 1.5 लाख तक रोक लेगा, लेकिन CC नहीं रोकता किसको, CCD1B वाले को। और ये CC कहता है प्लस क्या 80CCD1B वाला 50 प्लस 80CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला, उस पे कोई सीलिंग नहीं है, वो सीलिंग से बाहर है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बोला था नोटिफाइड पेंशन स्कीम में बेसिक प्लस DF वाला, उसका 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 14% कॉन्ट्री कर दे, बाकी एम्प्लॉयर के केस में मैक्सिमम 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ही अलाउड है, उससे ज़्यादा पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो CCE का बहुत बड़ा रोल था सीलिंग को कंट्रोल करने में, सीलिंग बनाने में। फिर उसके बाद पढ़ी अपन 80D मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड थी, 25,000 और पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए 25,000, ये अपने पढ़ा था। इसमें बोलो कोई डाउट? ओके, तो 80CCD1B और 80CCD2 का क्या रोल है ये अपन ने बात की, ठीक है। 80D 25,000 पेरेंट्स के लिए अलग से 25, और ये कह रहा था जो 80D है वो बुजुर्ग लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की सीलिंग अलाउ कर देता है। यहाँ पे अपन ने कल ये टॉपिक खत्म किया। इसके रिगार्डिंग किसी के माइंड में कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर क्वेरी, कोई भी डाउट। क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो क्वेश्चन ही अपन ने काफी कंसंट्रेट किया क्वेश्चंस पे। आप बोलो कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो ना हुआ हो, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि डिडक्शन को याद रखना, मिक्स ना हो, ये जरूरी है। तो उसके लिए हमें कई तरह के क्वेश्चंस पढ़ने जरूरी हैं। तो क्वेश्चंस अपन ने किए, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो बोलो।
है कोई प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग? चलो अब नेक्स्ट डिडक्शंस पे कंसंट्रेट करते हैं। 80D के बाद मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड थी। ओके, फिर बात करते हैं आपका 80DD, क्या डिडक्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव। आपका रिलेटिव कोई हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट रिलेटिव इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है, और ये इंडिविजुअल क्या हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ। मान लो परिवार का कोई आदमी हैंडीकैप्ड है, एचयूएफ उसको केयर करता है, तो एचयूएफ उसकी डिडक्शन ले सकता है। पार्ट 1 में 80D पढ़ा, अब 80DD पे चल रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा 80C किसकी लाइफ पे इंश्योरेंस करवाने पे थी, खुद, वाइफ, बच्चे, डिपेंडेंट चाहे इंडिपेंडेंट, मैरिड चाहे अनमैरिड। लेकिन 80D में पेरेंट्स की भी एंट्री हुई, खुद वाइफ, डिपेंडेंट बच्चों के साथ पेरेंट्स के ऊपर भी आप क्या 80D ले सकते हैं। ब्रदर सिस्टर नहीं थे, लेकिन 80DD में ब्रदर सिस्टर को भी ले आया। 80DD में उसने कहा कि हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है कोई आपका, आप कौन हो, असेसी, कौन एलिजिबल है ये डिडक्शन, कौन सा असेसी ले सकता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ। कंपनी फर्म को नहीं मिलती, वो तो 80D तक कोई भी नहीं मिलती कंपनी फर्म को। 80C भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, CCC, CCD इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के लिए हैं सारी, CCD तो है ही इंडिविजुअल के लिए, 80D भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। लेकिन 80CD कहती थी सब इंडिविजुअल्स के लिए, यानी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई इशू नहीं था। लेकिन DD कहती नहीं, ये डिडक्शन हैंडीकैप्ड वाली हम हिंदुस्तान के आदमी को देंगे जो इंडिया में बसा हो, रेजिडेंट हो, उसको नहीं देंगे जो NR हो, नॉन रेजिडेंट हो। तो ये कह रहा है रेजिडेंट इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल और ऑर्डिनरी रेजिडेंट एचयूएफ हो, वो लोग डिडक्शन ले सकते हैं। करना क्या है कि किसी बंदे पे उसका रिश्तेदार हैंडीकैप्ड और डिपेंडेंट है, कोई खुद हैंडीकैप्ड है, सेल्फ डिसेबिलिटी, अगर कोई आदमी खुद हैंडीकैप्ड है तो उस पर क्या ली जा सकती है, 80U खुद के लिए कितनी, 75 या 1,25,000। यहां देखो ये 80U सेक्शन है। 80U कहता है कि राम कुमार नौकरी करता है बट ब्लाइंड है, राम कुमार जॉब करता है बट ब्लाइंड है। उस केस के अंदर राम कुमार खुद की इनकम से कौन सी डिडक्शन ले पाएगा, 80U। लेकिन राम कुमार का कोई रिश्तेदार डिपेंडेंट है उसके ऊपर, हैंडीकैप्ड रिश्तेदार डिपेंडेंट है, उस केस में 80DD राम कुमार उस रिश्तेदार के लिए ले सकता है। यानी ये खुद के हैंडीकैप्ड होने पे नहीं मिलती, उसके लिए कौन सी लो, 80U। खुद हैंडीकैप्ड है तो कौन सी मिलेगी, 80DD। दो अलग अलग सेक्शन है, दो अलग अलग डिडक्शन है ये। एक बंदा स्टूडेंट पूछता है कि सर मान लो वो खुद हैंडीकैप्ड हो और परिवार का कोई बंदा उस पर डिपेंडेंट हो, वो भी हैंडीकैप्ड हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मिल जाएंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लोगों के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों डिडक्शन ले सकते हैं उस केस में आप। क्या, क्योंकि ये सेक्शन ही अलग अलग हो गए ना। खुद हैंडीकैप्ड है तो कौन सी ले लेगा, खुद की इनकम से 80U। रिश्तेदार डिपेंडेंट है उसके ऊपर जो हैंडीकैप्ड है उसको संभालता है, उसके ऊपर कौन सी ले लेगा, 80DD। दोनों सेक्शन ही अलग अलग हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डिडक्शन आप अलग अलग एक ही आदमी ले सकता है, परिवार को संभालने के लिए, खुद की हैंडीकैप्स के लिए, डिसेबिलिटी के लिए। कितनी मिलती है, 75 या 1,25,000, इन दोनों में देखना क्या। नॉर्मल डिसेबिलिटी है, नॉर्मल ठीक है, डिसेबल है बंदा तो 50। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो आप कितनी ले लेंगे, 1,25,000। सीवियर डिसेबिलिटी है तो, सीवियर डिसेबिलिटी मीन्स 80% से ज़्यादा, 80% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है। अब एक आदमी का हाथ काम नहीं करता, कम काम करता है, वो डिसेबल है।
अब वो कितने परसेंट डिसेबल है इसे कौन बताएगा? इसे तो सिविल सर्जन बता सकता है, सीएमओ वगैरह, सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर वगैरह। और न्यूरो प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, तो न्यूरोलॉजिस्ट बता सकता है, एमडी लेवल का हो, छोटा मोटा ऐसे कोई डॉक्टर नहीं चलेगा। आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि हाँ मेरे घर का ये बंदा डिसेबल है। वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी साथ में देना है ऑफिसर को कि मेरा ये बंदा क्या है, हैंडीकैप्ड है। ये किससे लेना है सर्टिफिकेट? सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन से या चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ से। या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दिमागी डिसेबिलिटी, जैसे ऑटिस्टिक लोग होते हैं अपंग, या सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी मींस दिमागी परेशान, उसके लिए सिविल हॉस्पिटल का नहीं, लेकिन वो लेना हो वो ले लो, या फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल का भी चल जाएगा क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट हो। और वो न्यूरोलॉजिस्ट कोई ऐसी एमबीबीएस एमडी नहीं, मतलब बड़े इसके, हाँ मतलब एमडी हो, वो कोई छोटा डॉक्टर ना हो, मास्टर इन मेडिसिन हो, डॉक्टर इन मेडिसिन कह लो, उसका भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। उसके पास एमडी की डिग्री हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास होते ना मार्केट के अंदर न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट वगैरह, एमडी हो, उसका भी चल जाएगा। लेकिन हाथ पैर खराब है, अच्छे से काम नहीं करता, दिमागी परेशानी नहीं है, तो फिर आपको सिविल हॉस्पिटल से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हैंडीकैप होने का। वो बताओ, अगर तो डिसेबिलिटी नॉर्मल है, 40% तक बंदे का शरीर काम ना करता हो, मतलब वो पार्ट काम ना करता हो, तो वो डिसेबल माना जाता है। यानी हाथ काम करता है लेकिन 40% कम करता है, मान लो आधा काम करता है, जितना आम आदमी करता है उससे आधा, तो वो डिसेबल है। अगर मैं कहूँ 10% कम काम करता है, उससे नहीं कुछ फर्क पड़ता। डिसेबिलिटी होने के लिए उस बॉडी ऑर्गन का 40% तक कम एफिशिएंट होना जरूरी है, तो उसे हैंडीकैप माना जाएगा। कई बार क्या होता है, किसी बंदे का मान लो हाथ या पैर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम काम करता है, तो भैया डॉक्टर कहते हैं 10-15% कम काम करता है बस, तो उसे हैंडीकैप ना माना जाए। हैंडीकैप मानने के लिए कम से कम 40% डिसेबिलिटी हो। दूसरा, अगर 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो हम उसे सीवियर डिसेबल मानेंगे, ज़्यादा अपंग मानेंगे, उसको तो 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन देंगे। और ये फिक्स है। ये डिडक्शन क्यों मिलती है? 100% डिपेंडेंट हो। अब कई चीज़ों का मीनिंग जान लेना जरूरी है। रिलेटिव में कौन आ जाएगा? स्पाउस, लेडी है तो हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, बच्चे, ब्रदर सिस्टर की भी एंट्री होगी यहाँ, और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स, ये सब रिलेटिव है। कौन कौन? ब्रदर सिस्टर भी आ गए यहाँ। 80C में वाइफ बच्चे थे और 80D में पेरेंट्स भी थे, लेकिन डबल डी में ब्रदर सिस्टर भी आ गए। राम का एक भाई हैंडीकैप्ड है, राम के ऊपर डिपेंडेंट है, दाना पानी राम पे चलता है। डिपेंडेंट का मतलब 100% डिपेंडेंट हो। जैसे वो भाई हैंडीकैप्ड है, वो पूरी तरह से उसका खाना वाना किसके ऊपर बेस हो? राम पे, पूरी तरह से राम उसका केयर टेकर है। तो ऐसे हैंडीकैप को संभालने के लिए इनकम टैक्स आपको क्या देना चाहता है? थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट, कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, एक हैंडीकैप को संभाल रहे हो, रिश्तेदार को जो पूरी तरह से 100% तुम पे डिपेंडेंट है, तो तुम्हें कौन सी डिडक्शन दे देता हूँ? 80DD। कितने रुपए? 75,000। अगर वो सीवियर डिसेबल है, उसे संभालना, इलाज करवाना महंगा होता है, तो तुझे फिक्स डिडक्शन दे देता हूं 1,25। ये डिडक्शन फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट है, ये अमाउंट फिक्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट एक्सपेंडेड। आपने कितना खर्चा किया मत देखो। आपने उसके इलाज पे, उसके खाने पीने पे खर्चा किया साल में 60,000, तो भी 75 मिलेगी। आपने 2 लाख खर्च कर दिया तो भी 75। अगर वो हैंडीकैप ज़्यादा है, 100% है, 90% है, 80% से ज़्यादा है, सीवियर है, तो आपको फिक्स डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,25,000 फिक्स मिलेगी। सीवियर डिसेबल है, फिर उसे संभालना मुश्किल होता है, उसका खर्चा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको कितनी डिडक्शन दे देंगे हम? 1,25,000 रुपये की डिडक्शन दे देंगे। बोलो कोई डाउट? और ये फिक्स अमाउंट है, कितना खर्चा मत देखो। ये उसका फूड, उसके कपड़े, उसका मेडिसिन वो है, प्लस ये मिलती है तो उसको फूड प्रोवाइड करते हो, क्लोथ्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हो। इस वजह से इनकम टैक्स आपको ये डिडक्शन देता है। प्लस आपने कोई यूटीआई या किसी और म्यूचुअल फंड में
अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी ऑफ हैंडीकैप्ड। भाई कई बार बड़े बंदे समझदार होते हैं। राम का भाई हैंडीकैप्ड है, राम को लगता है कि मेरा भाई हैंडीकैप्ड है, जब तक मैं हूं तो ये भाई मैं इसको संभाल रहा हूं। भगवान ने क्या पता क्या सोच रखा है। राम को लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बेचारा इस हैंडीकैप्ड का क्या होगा, इसका दाना पानी कैसे चलेगा, ये तो जीते जी मर जाएगा। तो राम ने उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी यूटीआई म्यूचुअल फंड या किसी और इंश्योरेंस कंपनी, जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड हो यूटीआई हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, उनकी किसी ऐसी स्कीम में पैसा डाल दिया है कि भाई उसके राम के जाने के बाद खर्चा पानी किसको मिलता रहे, हैंडीकैप्ड को, ताकि वो बेचारा हेल्पलेस ना हो। इसलिए राम ने उसके फ्यूचर का सिक्योरिटी के लिए पैसा डाला है। ये पैसा उस डिपेंडेंट को मिलेगा या राम को लगता है भी ये बेचारा डिपेंडेंट है, ये तो हिसाब किताब ही नहीं जानता, हैंडीकैप्ड है, तो ये तो पैसा ले नहीं पाएगा। उसने कोई ट्रस्टी बना दिया, कोई ट्रस्ट के नाम डाल दिया पैसा कि ये ट्रस्ट लेगा पैसा, और जो पैसा इनकम का आएगा म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी से वो किसको मिले, मेरे भाई को मिले। उसकी फ्यूचर सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहा है। तो इन कामों के लिए इनकम टैक्स आपसे सिंपैथी रखता है कि तुम उसको बेसिक नीड पूरी कर रहे हो, ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसा डाल रहे हो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी यूटीआई वगैरह में, तो तुम्हें डिडक्शन मिलती है कितने रुपये राम तुम्हें 75,000 डिडक्शन मिलती है, क्योंकि तुम रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और अपने 100% डिपेंडेंट रिलेटिव को संभाल रहे हो। मान लो वो जो हैंडीकैप्ड है वो कई लोग कह रहे हैं जी हम पे डिपेंडेंट है, कई लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगी, किसी एक को। वो हैंडीकैप्ड आदमी का कोई भाई और भी है, वो कह रहा है मेरे पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स कह रहे हैं हमारा बेटा है हम पे डिपेंडेंट है, बच्चे कह रहे हैं हमारा पापा है हम पे डिपेंडेंट है। भैया हैंडीकैप्ड ना हुआ, ये तो सबके लिए क्या है डिडक्शन का एक टॉपिक हो गया ना। इनकम टैक्स में तो नुकसान ही बहुत हो जाएगा अगर आप सबको डिडक्शन दे दी। नहीं, ये डिडक्शन सिर्फ किसी एक को मिलनी है जो जिस पे ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। पता लगा ये हैंडीकैप्ड आदमी पूरी तरह से डिपेंडेंट वाइफ पे है, वाइफ इसे संभालती है, वाइफ नौकरी करती है, उसी से घर चलता है, ये बंदा उस पे डिपेंडेंट है, शाम जो हैंडीकैप्ड है। तो डिडक्शन किसको मिलेगी, वाइफ को, किसी और को नहीं, सिर्फ एक को मिलनी है डिडक्शन, सबको नहीं। इसके इतने संभालने वाले हों, इनकम टैक्स कहता हम किसी को भी डिडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ एक को मिलती है जिस पे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। सब मिलजुल के संभालते हैं तो किसी को नहीं मिलेगी डिडक्शन, बस क्लियर कर दिया, एक को डिडक्शन मिलती है। चलो कितनी मिलती है, 75,000 या 1,25,000, फिक्स है 75 या फिर कितना 1,25,000। अगर सीवियर डिसेबल है तो 1,25,000, नॉर्मल डिसेबल है तो 75,000, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एक्सपेंडेड। कितना खर्चा हुआ मत देखो, खर्चा 60,000 70,000 हो तो भी 75, 5 लाख हो तो भी 75, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख फिक्स है। हैंडीकैप्ड है तो इतनी डिडक्शन मिलेगी। आपको सर्टिफिकेट दे देना है हैंडीकैप्ड होने का। कहाँ से बनेगा बता चुका हूँ, सिविल सर्जन, सिविल हॉस्पिटल से, सीएमओ वगैरह से। और दिमागी परेशानी है, ऐसा हैंडीकैप्ड है तो न्यूरोलॉजिस्ट एमडी डॉक्टर से दे दो, चल जाएगा। समझ आया, रिलेटिव का मीनिंग समझ आया। राम खुद हैंडीकैप्ड है तो खुद की इनकम में से क्या ले सकता है, एटीयू। मान लो राम हैंडीकैप्ड, राम की वाइफ हैंडीकैप्ड, बताना राम और मिसिज राम बोथ आर डिसेबल, सीवियर डिसेबल नहीं कहा, दोनों डिसेबल हैं। मैं कहता हूं दोनों कमाते हैं, वर्किंग पर्सन दोनों कमाते हैं पैसा। राम और मिसिज राम दोनों डिसेबल हैं, दोनों हैंडीकैप्ड हैं और दोनों अच्छी नौकरियां करते हैं। डिसेबल का कोटा भी तो होता है सरकारी नौकरियों में, तो खासकर दोनों नौकरी करते हैं। तो क्या होगा बोलो, कैसे मिलेगी डिडक्शन बताओ। दोनों डिसेबल हैं, दोनों को 75,000, यस। ये खुद के लिए टीयू लेगा राम कितने रुपए, 75,000 रुपये, और मिसिज राम खुद के लिए लेगी एटीयू, मिसिज राम कितने रुपए, 75,000 रुपये। क्योंकि कोई किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं, खुद कमाते हैं तो दोनों अपनी अपनी इनकम से क्या ले लेंगे, एटीयू। अब सिचुएशन बदल रहा हूं, मैं कह रहा हूं राम कमाता है, वाइफ क्या है, वाइफ जो है डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन राम, यानी ये कमाती नहीं है, ये अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट है वाइफ।
तो इस केस में राम खुद के लिए तो कौन सी ले लेगा, हैंडीकैप्ड है ATU, और वाइफ के लिए कौन सी ले लेगा, ATDD, वोट फॉर वाइफ। कितने रुपए, 75,000। ATDD ले लेगा वाइफ के लिए, खुद के लिए TU ले लेगा, क्योंकि वो खुद हैंडीकैप्ड है, खुद कमाता है, तो ATU ले लेगा। वाइफ उस पर डिपेंडेंट है, जो कि हैंडीकैप्ड है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उस पर क्या ले लेगा, ATDD। और ये सर्टिफिकेट की ना एक डेट होती है, कई बार ना ये हैंडीकैप्ड पर्सन है, ये टेम्परेरी डिसेबल होते हैं। मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर कहता है जी इसका तो चलना ही बहुत मुश्किल है, 2-3 साल लगेंगे इसको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते करते, एक्सरसाइज करके, तो उसका सर्टिफिकेट बन जाता है हैंडीकैप्ड का टेम्परेरी, और उसके पीरियड लिखा होता है। उस पीरियड के बाद वो सर्टिफिकेट दोबारा रिन्यू होता है, चेक करके डॉक्टर देता है कि अब ये हैंडीकैप्ड है कि नहीं। लेकिन कुछ डिसेबिलिटी होती है परमानेंट, मान लो किसी का हाथ कट गया तो वो तो परमानेंट डिसेबल है, उसका तो कोई इलाज होना ही नहीं, कट ही गया, तो वो परमानेंट सर्टिफिकेट भी डॉक्टर दे सकता है। जैसे ब्लाइंड है, परमानेंट सर्टिफिकेट दे देता है, उसका बार बार चेक करवाने की जरूरत नहीं। टेम्परेरी डिसेबिलिटी में बार बार चेक करवाना पड़ता है, वैलिडिटी होती है, तो इनकम टैक्स आपसे सर्टिफिकेट मांग सकता है कभी भी। आप डिडक्शन ले लो ATDD, रिटर्न में दिखा दी डिसेबिलिटी की 75 या 1,25,000 सीवियर डिसेबिलिटी की, कल को ऑफिसर कहेगा लाओ प्रूव इट, दिखाओ मुझे आप डिसेबल हो, लाओ सर्टिफिकेट, ना दिया तो फ्रॉड केस में फंस जाओगे, आपने डिडक्शन कैसे ले ली, तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट लो तब डिडक्शन लेना। समझ आया? किसी को डाउट? किसको मिलती है, एक इंडिविजुअल को जो रेजिडेंट हो इंडिया में, और एक HUF को जो इंडिया में रेजिडेंट हो, उनको मिलती है, नॉन रेजिडेंट लोगों को ये डिडक्शन नहीं मिलती। ठीक है, ये बात है। और खर्चे क्या करने हैं, रिहेबिलिटेशन, नर्सिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, LIC, UTI या अदर इंश्योरेंस कंपनी को किसी एन्युटी प्लान में डाल दो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हैंडीकैप्ड का, चाहे उससे पैसे सीधा हैंडीकैप्ड को मिले या कल को किसी ट्रस्ट को, किसके बेनिफिट के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए, एक ही बात है। कितनी डिडक्शन है, कितना खर्चा मत देखो, 75,000 या 1,25,000 फिक्स अमाउंट की डिडक्शन है, खर्चा कम हो या ज़्यादा मैटर नहीं। और इसमें क्लियर है ये खर्चा कौन से इनकम से किया हो, टैक्सेबल इनकम से। राम का भाई हैंडीकैप्ड है तो राम ने ये जो खर्चा किया हो ये सारा ये टैक्सेबल इनकम से। कोई खेती, मान लो एक स्टूडेंट कहता अगले ने पेमेंट की, सर ये पता कैसे लगेगा पेमेंट खेती वाली इनकम में से की है या जो बिजनेस करता है, नौकरी करता है वहाँ वाली इनकम से। सही कह रहे हो, ये पता लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोगों का ना ये होता है कि वो एग्रीकल्चर की इनकम से रिलेटेड अलग अकाउंट खुला होता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड टाइप, ऐसे KCC, या कोई और अकाउंट खुला होता है बंदे का खेती का, उसमें आती खेती की कमाई है, खेती के खर्चे करते हैं, उस अकाउंट से उसने हैंडीकैप पे खर्चा किया या उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए UTI इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दिया, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम में से खर्चा नहीं किया। इसमें कंडीशन है अमाउंट मस्ट बी एक्सपेंडेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम से खर्चा किया हो। 80D में भी ऐसा था, अगर टैक्सेबल इनकम से खर्चा नहीं किया तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। CCC में भी ऐसा था, पर 80C में ऐसा कुछ नहीं था, कहीं से मर्जी खर्चा करो 80C मिलेगी। DD में भी है कि टैक्सेबल इनकम में से खर्चा किया हो तो डिडक्शन मिलेगी, आपको प्रूव करना पड़ सकता है। और ये सर्टिफिकेट हैंडीकैप्ड का मेडिकल अथॉरिटी से लेके जमा करवाओ डिपार्टमेंट में, ऑफिसर की डिमांड पे देना पड़ेगा। और डिसेबिलिटी का मतलब क्या बता रहा है, हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी का मीनिंग ब्लाइंड होना। अगर पेपर में लिखा होली ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड 100%, फिर तो क्या है, सीवियर डिसेबल है, कितना दे दो 1,25। सिंपल ब्लाइंड लिखा है तो 75, क्योंकि ब्लाइंडनेस कई तरह की है। कई लोगों को ऐसा है कि शाम को कम दिखता है, कुछ लोगों को थोड़ा वैसे ही कम दिख रहा है, प्रॉब्लम है कोई, एक आंख से दिखता है, मतलब देखना पड़ेगा। टोटली ब्लाइंड है तो सीवियर डिसेबिलिटी है 1,25, नॉर्मली ब्लाइंड लिखा है तो 75। वैसे पेपर में बता देगा डिसेबिलिटी कितने % है, सीवियर 80% से ज़्यादा होने पे होती है तो 1,25 की डिडक्शन मिलेगी। डिसेबिलिटी मीन्स ब्लाइंडनेस, लो विजन, कम दिखना, जैसे लेप्रोसी, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट समझ तो, सुनता नहीं है बंदे को। आजकल तो बड़े इलाज हो गए, कान में जो वो पर्दा होता है वो नया डाल देते हैं, मशीनें आती हैं वो लगा लो, पर वो बंदा मानना हैंडीकैप्ड जाता है जिसको सुनता ही नहीं है या बहुत नेग्लिजिबल सुनता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन। आजकल तो मेंटल रिटार्डेड लोग बढ़ रहे हैं। मेंटल रिटार्डेड समझे,
बच्चे पैदा होते हैं दिमागी परेशान, सेरेब्रल पैल्सी, मेंटल रिटार्डेड, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, कुछ परिवारों में ये देखने को मिल रही हैं। ऐसे बच्चे पैदा होते हैं बचपन से ही डिसेबल। तो वो क्या है, मेंटली रिटार्डेड हों या ऑटिस्टिक हों, सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र कर रहे हों, मेंटल इलनेस, दिमागी परेशान, ये सब किस में आते हैं, डिसेबिलिटी में। मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना है, वो लिख देंगे 40% से ज़्यादा बंदा बेकार है, उसका ऑर्गन बेकार है। मान लो किसी की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, और वो नेचुरल नहीं है कि एज के हिसाब से डाउन होगी आईसाइट ना, वो तो नेचुरल है, वो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई एक्सीडेंट होने से या बचपन से पैदा होने से ही ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको मेडिकल प्रॉब्लम है, दिखता नहीं है अच्छे से, और डॉक्टर ने हैंडीकैप्ड का बना दिया है सर्टिफिकेट, तो आप डिडक्शन ले सकते हो। कितने % डिसेबिलिटी है, 40% से ज़्यादा होगी तो डॉक्टर हैंडीकैप्ड मानेगा, 80 से ज़्यादा हुई तो सीवियर हैंडीकैप्ड मानेगा। वो देखना है सर्टिफिकेट क्या है। किससे लेना है सर्टिफिकेट, 5th पॉइंट कह रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट से ले लो जो MD हो, अगर दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। कोई और मैटर है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन होता है वहाँ सिविल हॉस्पिटल में, सिविल सर्जन, या जिसे CMO बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके साइन से मिलेगा सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं। सीवियर डिसेबिलिटी बता दिया 80% या उससे ज़्यादा, ठीक। और ये रीअसेसमेंट होता है हर साल। कई बार पिछले साल बंदा हैंडीकैप था, इस साल ना हो, तो ये असेसमेंट हर साल होता है कि उसका सर्टिफिकेट का पीरियड होता है, उसके बाद दोबारा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है डिसेबिलिटी का। डिपेंडेंट का मतलब 100% डिपेंडेंट, थोड़ा थोड़ा सब पे डिपेंडेंट है, डिडक्शन किसी को भी नहीं मिलेगी। ये प्रूव करना पड़ेगा वो 100% आप पे डिपेंडेंट है तो डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट, रिलेटिव का मीनिंग बता दिया, ब्रदर सिस्टर भी ले आया है पेरेंट्स के साथ, वाइफ बच्चों के साथ, और ये सारे क्या होने चाहिए, आप पे डिपेंडेंट। जो हैंडीकैप्ड है वो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, उसका खाना वाना इलाज आपके थ्रू होता है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ओके, क्या कहता है इसमें, कहता है हैंडीकैप डिपेंडेंट है, पहले मर गया। अच्छा, क्या हुआ, आपने वो राम ने अपना भाई श्याम है उसको रखा अपने पास, राम ने, श्याम हैंडीकैप्ड है उसे संभाला, उसका इलाज करवाता है, उसका खाना वाना देता है, और उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे कहाँ डाल रहा है वो, किसी UTI या इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम में। अब क्या हुआ, वो राम ही पहले, वो राम ने क्या किया था, अभी मैं मर गया तो श्याम को कौन संभालेगा, हैंडीकैप्ड भाई को, उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था राम, लेकिन डिडक्शन लेता रहा उम्र भर। 10-15 साल डिडक्शन लेने के बाद हुआ क्या, अचानक वो बेचारा हैंडीकैप्ड ही मर गया। राम पे डिपेंडेंट था ना श्याम, जिसका राम फ्यूचर सिक्योर करने जा रहा था, वो बेचारा हैंडीकैप्ड भाई श्याम मर गया। राम जो है अब उसको वो पैसा वापस मिल गया, UTI म्यूचुअल फंड। अब किसका फ्यूचर सिक्योर करना है, राम रो रहा है कि जिसका फ्यूचर सिक्योर करना था बेचारा मेरा भाई श्याम, वो चला गया, तो वो पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी LIC से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो पर्पज़ ही नहीं रहा जिसका फ्यूचर सिक्योर करना था। इस केस के अंदर, इस सिचुएशन में जो पैसा वापस आएगा वो सारा राम के लिए क्या होगा, टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि इसमें बात यह है, इसमें इशू ये है कि भाई तू डिडक्शन लेता रहा ना उसका फ्यूचर सिक्योर करने के नाम से, तू उसका फ्यूचर सिक्योर करने के नाम से डिडक्शन लेता रहा। अब तू क्या है, वो बंदा मरने पे पैसे वापस ले रहा है, उन पैसे पे तो तूने डिडक्शन ली, उसका फ्यूचर सिक्योर करना, उसका इलाज, उसका उस सब चीज़ों के लिए। तो ये जो पैसा तूने उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जमा किया था, वो पैसा तुझे वापस मिल गया, क्योंकि हैंडीकैप्ड एक्सपायर हो गया। तो ये पैसा जब राम को वापस मिलेगा, इस पे क्या लगेगा, टैक्स। डिपार्टमेंट कहता है कि तुझे डिडक्शन नहीं दी हमने, उसी वजह से तो दी, तो तुझे ये पैसा वापस मिलेगा, तो ये क्या होएगा, टैक्सेबल होगा। वैसे ना ये एक तरह से लूप होल है इसमें। एक बात समझो, राम ये बताई ना कि मैं इसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ कहीं UTI में, इंश्योरेंस कंपनी में, बताई ना। एक बात बताओ, ठीक है, ये बताना जरूरी है क्या, इसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मैं जमा कर रहा हूँ, तो वो तो खर्च कितने कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान पे, वो तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डिडक्शन क्या फिक्स है, 75-125। कल को वो मिलेगा तो इनकम टैक्स को पता भी कैसे लगेगा कि वो हैंडीकैप्ड एक्सपायर होने पे आपको वो इंश्योरेंस कंपनी UTI से पैसा आ गया, बताओगे नहीं आप, तो उस पर टैक्स लगेगा कैसे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि भाई ये इतना कुछ इनकम टैक्स डिटेक्ट कर पाएगा कि आप खुद बताओगे कि हाँ भी मेरे पैसे जमा थे उस हैंडीकैप के नाम जो एक्सपायर हो गया भाई, मुझे पैसा मिला है, अब उस पर टैक्स लगाएगा डिपार्टमेंट, मुश्किल है।
मुश्किल है। चलो बुकिश है, हमें तो लिख देगा कि हैंडीकैप्ड एक्सपायर, सारा पैसा राम को मिल गया, तो उस पर क्या लगा देंगे हम, टैक्स। डिपेंडेंट जो है डजंट क्लेम, अच्छा श्याम खुद डिडक्शन ले सकता है टीयू? नहीं, श्याम अगर राम पे डिपेंडेंट है तो उसे संभालने पे राम को डिडक्शन मिलनी है, श्याम खुद के लिए टीयू नहीं ले सकता। अगर श्याम खुद कमाता है तो श्याम खुद के लिए क्या ले, टीयू, फिर राम पे डिपेंडेंट नहीं है वो, फिर राम डिडक्शन नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उधर से तो श्याम कह रहा है मैं राम पे डिपेंडेंट हूँ, राम डिडक्शन ले रहा है डबल डी, उधर से श्याम कहता है मैं कमाता हूँ एटीयू ले लूँ, नहीं ले सकता भाई, तू नहीं ले सकता एटीयू, क्योंकि तू तो डिपेंडेंट है राम पे। अगर तू कमाता है तो फिर राम को डिडक्शन कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, फिर तू खुद के लिए ले एटीयू, ये सब। तो दोबारा सुन लो, हैंडीकैप में कौन से आते हैं, ब्लाइंड हो गया, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र कर रहे हैं लोग, ऑटिस्टिक लोग हैं, ठीक है, या मेंटल इलनेस है, या मेंटल रिटार्डेड है, हियरिंग सुनने की कैपेसिटी नहीं, इस तरह के लोग इसमें कवर हो जाते हैं डिसेबिलिटी में। बाकी तो आपको हॉस्पिटल के डॉक्टर से क्या लेना है, सर्टिफिकेट, वो हैंडीकैप कह देगा तो आप हैंडीकैप मान लेंगे। बोलो कोई भी डाउट इसमें? नेक्स्ट डबल डी बी पे आ जाओ। डबल डी बी 80 डबल डी हो गई हैंडीकैप की, खुद हैंडीकैप्ड है तो कौन सी मिलेगी, एटीयू। आगे चलता हूं, क्या कह रहे हैं, डबल डी बी 80 डबल डी बी कहता है कि कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, स्पेसिफाइड डिसीज होगी, उसका ट्रीटमेंट पे जो खर्चा है सेल्फ एंड 100% डिपेंडेंट रिलेटिव, तो डिडक्शन किसको मिलेगी, रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। रेजिडेंट, इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ है, उनको मिलेगी सेम डबल डी की तरह। लेकिन डबल डी हैंडीकैप खुद के लिए टीयू और रिश्तेदार के लिए डबल डी अलग अलग सेक्शन देना, दो अलग अलग सेक्शन थे, खुद हैंडीकैप्ड तो टीयू ले ले, डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए क्या ले ले, डबल डी। लेकिन ये खुद को स्पेसिफाइड डिसीज होगी या रिश्तेदार को होगी, मिला के सेक्शन एक है डबल डी बी, कितनी मिलती है, 40,000, या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस, ये डिडक्शन मिलनी है, 40,000 या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो हैंडीकैप्ड है, सॉरी जिसको स्पेसिफाइड डिसीज है, उसके लिए कितना, 1 लाख और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस। अब ध्यान से देखो, डबल डी वाले लोग हैं, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है, किस लिए, खुद को कोई स्पेसिफाइड डिसीज होगी या परिवार के किसी को स्पेसिफाइड डिसीज, मान लो खुद को भी राम को स्पेसिफाइड डिसीज होगी, परिवार वाले को भी होगी, तो दोनों की मिला के कौन सी मिलेगी, 80 डबल डी, यानी अलग अलग नहीं है परिवार के लिए और खुद के लिए। हैंडीकैप्ड वाली अलग अलग है, डबल डी रिश्तेदारों के लिए, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, उनके लिए, खुद हैंडीकैप्ड है तो टीयू। पर ये स्पेसिफाइड डिसीज वाली खुद और परिवार की मिला के हैं। अगर राम की वाइफ, बच्चों को किसी को स्पेसिफाइड डिसीज होगी तो इलाज में खर्चा हुआ या 40,000 विच एवर इज लेस वो माफ़ होगा। अगर राम के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, मम्मी या पापा में से किसी को ये कैंसर, थैलीसीमिया ऐसी प्रॉब्लम होगी, सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर डिसीज, स्पेसिफाइड डिसीज, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस या 1 लाख विच एवर इज लेस उसकी डिडक्शन। डबल डी और डबल डी बी में देखो, वहाँ फिक्स अमाउंट था डिडक्शन का 75 और 1 25, एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं देखने थे, लेकिन डबल डी बी में एक्चुअल एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं, टू बी कंसीडर्ड, एक्चुअल एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाने हैं, कितने, 40,000 या 1 लाख या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस, इसकी आपको डिडक्शन मिलनी है, ये बात बोल रहा है। बोलो कोई डाउट इसमें, क्लियर? खुद को भी कैंसर हो गया और परिवार, फादर को भी, तो मिला के, फादर की एज भी 60 से कम है तो वो क्या है, 40,000, फादर की एज 60 से ज़्यादा है तो टोटल कितनी मिल सकती है डिडक्शन, 1 लाख या एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस, एक्चुअल खर्चे बताने पड़ेंगे। और ये सीलिंग है ना जो 40 और 1 लाख,
इसमें से कम कर दो, अगर कोई माइनस कर दो इसमें से, अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसे आए वो माइनस कर दो, क्योंकि मान लो 10,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से आ गए तो आप 40 की जगह कट करके कितने की डिडक्शन ले सकते हो, 30, क्योंकि तुम्हारे को 40,000 रुपये मैक्सिमम खर्चा करना अलाउड है। अगर तुम्हें 10 बीमे वालों से आगे तो वो खर्च हो गए तो हम तुम्हें डिडक्शन 30 देंगे, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस करवाने पे पहले तुमने डिडक्शन ली ना मेडिकल इंश्योरेंस की 80D। अब उस मेडिकल इंश्योरेंस से पैसा आएगा तो उसका आपको नुकसान तो होगा ही। यहाँ पे ये सीलिंग काट दी जाएगी उतनी। 10,000 मेडिकल इंश्योरेंस से आए, क्लेम आए तो आपको 30। फादर साहब के आए 10,000, उनका लाख नहीं, उनका कितना 90। यानी एक सेक्शन में टोटल डिडक्शन है 1 लाख। अगर कोई बुजुर्ग है उसको स्पेसिफाइड डिसीज हुई है, अगर कोई बुजुर्ग नहीं तो 40,000 मैक्सिमम डिडक्शन है, अपने लिए भी परिवार की मिला के ये डिडक्शन है। बोलो कोई भी डाउट, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाएगा ये। तो ये डबल डीबी में एक खास बात और कह रहा है, ये डबल डीबी है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि टैक्सेबल इनकम में से खर्चा करो, एक्सपेंडिचर कहां से हो ये नहीं लिखा। ठीक, यानी कि ये 80C की तरह है, कौन सी मर्जी से पेमेंट करो डिडक्शन मिलेगी। यहां पे कहीं मेंशन नहीं है कि अमाउंट इज टू बी एक्सपेंडेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। खेती वाले से इलाज करवा लो तो भी डिडक्शन मिलेगी। ठीक, बीमारियां ही बड़ी खतरनाक है, नाम लेना ही बुरा है। कैंसर, एड्स, थैलीसीमिया, इस तरह की प्रॉब्लम है, भयंकर बीमारियां। ऐसा तो बता रहा है, कह रहा है कि ये डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या है, डॉक्टर जो IMS से रजिस्टर्ड हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो उसके पास, जैसे कि MD, MS, ऐसी MBBS नहीं, वो बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी मास्टर डिग्री हो, MD, DM हो कोई, MS हो कोई, उससे आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। फॉर्म 10(1) में 10I नाम से फॉर्म है, वो लेना होगा कि हाँ इसको कैंसर, थैलीसीमिया, न्यूरोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम है जो स्पेसिफाइड डिसीज, एड्स वगैरह भी है उसमें कवर है। तो आपको कौन सी डिडक्शन मिलेगी, 80DDP। खुद को ये प्रॉब्लम हो जाए, परिवार को हो गए, मिला के ये टोटल डिडक्शन है। कोई भी 60 साल से ऊपर नहीं है, 3 लोगों को प्रॉब्लम होगी तो 40,000 ही मिलेगी मैक्सिमम। ये एक्चुअल खर्चा विच एवर इज लेस। मान लो कोई 60 से ज़्यादा है तो 1 लाख सब मिला के सबका, या एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस, साल में ये डिडक्शन मिलेगी बस। क्लियर। तो स्पेसिफाइड डिसीज कौन सी है, मिडिल में पढ़ो। इसमें क्या आता है, इसमें आ रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसीज, जो 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो आपके पास, डेमेंशिया, डायस्टोनिशिया, पार्किंसन डिसीज है आपको, एटाक्सिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, एम्फीसिया, मोटर न्यूरॉन डिसीज। अपने को ये मेडिकल टर्म्स हैं, अपने को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीधा स्पेसिफाइड डिसीज लिख के देता है, पर फिर भी पढ़ लो। मैलिग्नेंट कैंसर, कैंसर आ गया। फुल ब्लाउन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि एंटी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एड्स हो गया जैसे, या क्रोनिकल रेनाल फेलियर हो गया, या हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें थैलीसीमिया आता है, थैलीसीमिया में हर हफ्ते ब्लड बदला जाता है, ऐसी खतरनाक बीमारी। तो कैंसर, एड्स, थैलीसीमिया, पार्किंसन तो मैंने अपने आसपास भी सुना है एक आधे बंदे को। उसमें क्या बॉडी के कुछ ऑर्गन धीरे धीरे काम करना कम कर देते हैं, और एक लोपामाइड होता है दिमाग में बनता है, वो लोपामाइड बनना बंद हो जाता है, लेवोडोपा डोपामाइन, उससे दिमाग की एफिशिएंसी कम, तो उसको आर्टिफिशियल डोपामाइड दिया जाता है। जैसे कई जो सीवियर प्रॉब्लम है, शुगर पेशेंट, इंसुलिन नहीं बनता उनके शरीर में, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है ना, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, वो बनेगा नहीं, देना पड़ेगा उसे इंजेक्शन। वैसे ही एक माइंड में, ब्रेन में होता है डोपामाइन, लेवोडोपा, वो बनना बंद हो जाता है, बॉडी बनाना बंद कर देती है, तो वो आर्टिफिशियल गोलियों से दिया जाता है, दवाई खानी पड़ती है। पार्किंसन, तो ये पार्किंसन होगी, इनका कोई इलाज इलूज नहीं होता, बस यूं ही दवाइयाँ चलती हैं। एफेसिया और कोरिया, डेमेंशिया, मोटर न्यूरॉन डिसीज, एटैक्सिया, ये सब दिमागी प्रॉब्लम हैं, ऐसी बीमारियां हैं। बाकी एड्स, कैंसर, थैलीसीमिया, क्रॉनिक रेनाल फेलियर, ये सब इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो स्पेसिफाइड डिसीज में आती हैं। आपको याद होगा जब सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसने लिखा था कि अगर किसी ने स्पेसिफाइड डिसीज के लिए लोन लिया है मालिक से,
जितना मर्जी लोन हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बिना इंटरेस्ट के लोन है तो भी। अगर स्पेसिफाइड डिसीज के इलाज के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट जो है नहीं लिया मालिक ने तो भी पूरी तरह से माफ। कोई और लोन हो तो 20,000 तक माफ है, उससे ज़्यादा लिया तो पूरे पे टैक्स है। 21 हुआ तो 21 पे टैक्स है। SBI की रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लेना चाहिए, ये सैलरी भी बताता था। चलो, तो बता रहा है डबल DB में आपको एविडेंस देना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और ये सर्टिफिकेट किससे लेना है आपने? ये सर्टिफिकेट न्यूरोलॉजिस्ट से लेना है अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर या उससे है तो ऑन्कोलॉजिस्ट से जो ट्यूमर डिटेक्ट करता है, यूरोलॉजिस्ट जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ऐसा, या हेमाटोलॉजिस्ट जो ब्लड से रिलेटेड थैलीसीमिया जैसी प्रॉब्लम है, इम्यूनोलॉजिस्ट ये लोग हैं अपनी फील्ड के मास्टर, इनसे लिखवा के लेना है आपने कि हाँ इसको कैंसर है, इसको एड्स है, इसको थैलीसीमिया है, इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप स्पेसिफाइड डिसीज से सफर माने जाओगे और उस बंदे को 40,000 या एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस उसकी डिडक्शन मिलेगी, या लाख रुपए एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस उसकी डिडक्शन मिलेगी। समझ आया? तो ये डबल DB था। किसी को डाउट डबल DB में? 80 डबल D और डबल DB में कोई भी डाउट है तो बताओ। डबल D हैंडीकैप्ड रिलेटिव के लिए थी, खुद हैंडीकैप्ड है तो TU। स्पेसिफाइड डिसीज खुद को होगी या फैमिली के किसी मेंबर को होगी। फैमिली का मीनिंग वही है रिलेटिव का जो डबल D में था, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, बच्चे। ये डिपेंडेंट है आप पे तो आपका परिवार है। खुद को या डिपेंडेंट रिलेटिव को ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मिला के डिडक्शन 40,000 या 1 लाख या एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस। 1 लाख तो सीनियर सिटीजन के लिए है। चलो, तो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 देखता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? देखना पेज नंबर 16 पे क्या कह रहा है। मिस्टर अमित रेंट रिसीव करता है, अंबाला में प्रॉपर्टी है 4,000, तो हाउस प्रॉपर्टी में कितना आ जाएगा? 4,000 इंटू 12 मंथ्स माइनस इसमें से 30% कम कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 48,000 माइनस 30% 33,600 रुपये आ जाएगा। ठीक। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन चंडीगढ़, तो PGBP की इनकम कितनी आ जाएगी? चंडीगढ़ में बिजनेस है 2,65,000 है। बैटिंग की कैजुअल इनकम है, बैटिंग इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, आपको पता है कैजुअल इनकम है। चलो लिख लो एक बार, कितनी? 15,000। तो आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हुई? GTI का टोटल करो कितनी? 33,600 प्लस 265 प्लस 15,000, ये हो जाएगी 3,13,600। 3,13,600 की क्या होगी? ग्रोस टोटल इनकम। अब ये मान लो कि 115 BAC नॉट ऑप्टेड। आपको कोई भी क्वेश्चन दे अगर साइलेंट हो तो आपको ये मानना है कि ही हैज़ नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, क्योंकि अगर 115 BAC ऑप्ट कर लिया ना आपने तो उस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ 80 CCD मिल सकती है या आपको मिल सकती है 80 JAA, कंपनी को 80M, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती नॉर्मली। इसलिए मान लो कि डिडक्शन का चैप्टर पढ़ना है तो 115 BAC नॉट ऑप्टेड मान के चलना है। 115 BB भी है या BAB है, BAD है, वो ऑप्ट करने वालों को कोई डिडक्शन नहीं मिलती। चलो, लिए कह रहा है NSC में डाल ले, तो NSC में डालने पे कौन सी मिलेगी? ATC कितने रुपए की मिल सकती है? 10,000 रुपये की डालें। फिर कह रहा है जी इन्होंने कैश फादर साहब का, डिपेंडेंट फादर का कैश प्रीमियम पेड किया है। ना, प्रीमियम पेड करने पे डिडक्शन नहीं मिलती अगर कैश पे किया है, अदरवाइज देन कैश पे करना है। कैश पे करोगे तो आपको 80D नहीं मिलेगी, लेकिन 80D हेल्थ चेकअप पे तो मिल जाएगी। चेकअप कैश भी करवाया जा सकता है, मैक्सिमम 5,000 मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। चेकअप वाली कैश चेकअप करवाया, चेक से भी करवाया, चेकअप के 5,000 रुपये फिक्स हैं। पर मेडिकल इंश्योरेंस कभी भी कैश नहीं देना, और बुजुर्ग आदमी का मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो पर वो भी कैश नहीं, वो भी अदरवाइज देन कैश। क्रॉस चेक दे दो पर चेक दो, कैश नहीं। RTGS नेफ्ट कर सकते हो। ओके, तो ये मिलेगी। नेक्स्ट कहता है इसका ब्रदर डिपेंडेंट है इस पे और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ये करवाता है, उसके ऊपर उसके बेनिफिट के लिए 22,000 रुपये जमा करवाए हैं, तो भैया उस पर डबल D ले लेना। खर्चा 22,000 रुपये एक्सपेंडिचर किया है, मत देखो। हैंडीकैप्ड है तो कितनी मिल जाएगी? 75,000 फिक्स है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? देखो 3,13,600 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 75,000, तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 2,23,000
600 रुपये आ गई। किसी ने पूछा सर इस पे टैक्स कितना बनेगा, इस पे टैक्स आप ये वाली बाकी तो छोड़ दो, लेकिन ये 15,000 की जो कैजुअल इनकम है ये बख्शी नहीं जाएगी, इस पे तो कोई स्लैब भी नहीं लगती। कितना टैक्स बन गया, 4500। अब इस पे बड़ा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि 87A की रिबेट ना दो कैजुअल इनकम में जो टैक्स है, कुछ कहते भी रोका कहाँ है, इनकम टैक्स ने रोका ही नहीं कि इस पे 87A नहीं देनी तो दे दो, तो 87A जूम बेस पे दे रहा हूँ। और ये बंदा क्या मान रहा हूँ, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ले सकता है। 4500 की 87 12,500 तक मिलती है, तो टैक्स कितना आ जाएगा, टैक्स नील आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या है, ये डिडक्शन मिल सकती है। बोलोगे डाउट, किसी को प्रॉब्लम? तो 80DD ये सेक्शन अपना यहाँ क्लियर हो गया। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम पार्ट 2 है ये, इसमें अपन ने 80DD, DDB और 80U कवर कर दिया। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में तो बताओ, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है माइंड में तो बताओ, कोई भी DD या DDB के बारे में डिटेल में हो गया ये। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन है इसमें 80E। चलते हैं 80E पे। क्या 80 इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशनल लोन टेकन फॉर हिमसेल्फ। खुद के लिए एजुकेशन लोन लिया हो बंदे ने, खुद के लिए एजुकेशनल लोन लिया, या वाइफ के लिए लिया, या अपने बच्चों के लिए लिया, बल्कि कहता है एक ऐसे चाइल्ड के लिए फॉर हुम यू आर गार्डियन। एक बच्चा जो आपके अंडर है, आप उसके गार्डियन हो, वो आपका बच्चा नहीं है पर आप उसके केयरटेकर हो, गार्डियन हो, पेरेंट्स मर चुके हैं, आप उस बच्चे को संभालते हो। उस बच्चे की स्टडी के लिए भी लोन हो सकता है, अपने बच्चों की स्टडी के लिए भी लोन हो सकता है, खुद की स्टडी के लिए भी हो सकता है, वाइफ की स्टडी के लिए भी लोन हो सकता है। लोन लेना है, लोन कैन ऑल्सो बी टेकन फॉर स्टडी अब्रॉड। ये लोन इंडिया में नहीं, फॉरेन में स्टडी के लिए भी लिया जा सकता है। मिक्स मत करना। 80C में बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए कंडीशन है कि वो बच्चे इंडिया में पढ़ते हों, ट्यूशन फीस दी हो, डोनेशन नहीं, तो 80C मिलेगी, चाहे स्कूल में पढ़ते हो चाहे कॉलेज में पढ़ते हों। बच्चे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, वो इंडिया में पढ़ते हो 2 बच्चे। लेकिन 80E में फॉरेन में पढ़ते हो, उसके लिए भी लोन लिया, एजुकेशनल लोन मिलता है अच्छा, उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन नो लिमिट, कितने भी अमाउंट की मिल सकती है फॉर 8 ईयर, मैक्सिमम 8 ईयर। जिस साल आप पहले साल इंटरेस्ट की किस्त भरोगे, इंटरेस्ट मान लो आपने इंस्टॉलमेंट दी 70, जिसमें 45,000 का प्रिंसिपल, 25,000 का इंटरेस्ट है, तो 80 किस पे मिलेगी, 25,000 पे मिलेगी। 80E आपको मिलनी है किस पे ऊपर, वो मिलनी है आपको इंटरेस्ट के अमाउंट पे। तो अगर इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने, 8, यानी अमाउंट जितना भी हो सकता है। इंटरेस्ट लाख हो, 2 लाख हो, 50,000 हो, 70,000 हो, कोई लिमिट नहीं है। मान लो आजकल लोन ही 50 लाख का ले लिया हो एजुकेशन के लिए, उसका हर साल किस्त में 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो 2.5 लाख की डिडक्शन ले लो हर साल, कोई दिक्कत नहीं। जितना मर्जी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के अमाउंट पे मिलनी है, प्रिंसिपल पे नहीं। जब से पेमेंट शुरू करोगे पहला साल वो 7 साल और टोटल 8 ईयर डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट के अमाउंट पे। लोन किसकी स्टडी के लिए लेना है, खुद की या वाइफ की या बच्चों की या एक ऐसे बच्चे की जिसके आप गार्डियन हो। और स्टडी कौन सी हो, स्टडी कोई भी हो सकती है आफ्टर +2, आफ्टर 10+2 की स्टडी कोई भी, चाहे आप BSc करने के लिए लोन ले लो, CA करने के लिए लोन ले लो, MBBS, BBA, MBA, किसी भी +2 के बाद की स्टडी के लिए लोन ले लो। कोई 10th की स्टडी, +1 +2 की स्टडी के लिए लोन लिया है, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लोन कौन सी स्टडी के लिए हो, हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी का मतलब क्या है, ये हार्ड स्टडी का मतलब है +2 के बाद की कोई भी स्टडी, BCA, MCA, MBA, MBBS, CA, BCom, BSc, कोई भी स्टडी +2 के बाद की स्टडी हार्ड स्टडी है, उसके लिए लोन लिया हो, चाहे इंडिया में स्टडी हो चाहे फॉरेन में स्टडी हो, डिडक्शन मिल जाएगी।
किन के लिए लोन लेना है ये भी बता दिया है, तो पढ़ो। और इसमें भी वो कंडीशन है कि ये जो इंटरेस्ट पे करो टैक्सेबल इनकम से करो। 80D में था, CCC में था, DD में था, DD में नहीं था स्पेसिफाइड डिसीज में, 80C में भी नहीं था। कहीं से मर्जी 80C में पैसा जमा करवाओ, उन स्कीमों में 80C मिलेगी। इलाज कैंसर, थैलीसीमिया, न्यूरो, एड्स वाला कहीं मर्जी किसी भी इनकम से किया हो डिडक्शन मिलेगी, वहाँ पे टैक्सेबल इनकम वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ है 80E में। ओके, तो ये कहता है लोन लेना किससे है, किसी रिश्तेदार दोस्त से नहीं, लोन लेना किससे है, लोन फ्रॉम, इसमें कंडीशन है लोन फ्रॉम बैंक, कोई UTI, कोई और म्यूचुअल फंड, या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लोन देने का काम करते हैं एट्सेट्रा, इनसे किसी से लेना है। किसी दोस्त का पर्सनल लोन वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो फ्रॉड हो सकता है, जानबूझ के कह देगा लोन रियल में लिया ही नहीं, अपना ही पैसा है, दिखावा कर रहा है कि मैंने लोन लिया है, इंटरेस्ट दे रहा हूँ डिडक्शन लेने के लिए। एक स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है दोस्त फंस जाएगा सर, आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो उसकी इनकम होगी। दोस्त ही ऐसा ढूंढेगा ना जिसकी और इनकम थोड़ी हो, जिसको 5 लाख तक वैसे ही माफ़ है, ऐसा दोस्त ढूंढ लेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा पर्सनल लोन नहीं चलेगा। जैसे 80C में हाउसिंग लोन किससे लेना है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दोस्तों का पर्सनल लोन नहीं। याद रखना, फिर कह रहा हूँ 80C में इंटरेस्ट चुकाने की डिडक्शन नहीं है। 80C में हाउसिंग लोन के लिए क्या चुकाना है, प्रिंसिपल, तो 80C मिलेगी। 24B हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे मिलती है हाउसिंग लोन, पर खास बात यह है कि प्रिंसिपल चुकाना है 80C में, वो लोन किससे लिया हो, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, UTI से, यूनिवर्सिटी से एटसेट्रा, या पब्लिक कंपनी से, रिश्तेदार दोस्त किसी सेठ से नहीं। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में ऐसी कोई रोक नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में कहीं नहीं लिखा कि लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक कंपनी एटसेट्रा। नो, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स। सेठ बंदा लोन देता है, उससे लोन लिया तो उसका भी इंटरेस्ट पे करोगे तो 24B हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन देता है। हाँ, उसका प्रिंसिपल चुकाने पे 80C नहीं मिलेगी। ऐसे ही एजुकेशनल लोन किसी सेठ से ले लिया अपने पैसे वाले से, उसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां भी लोन किससे लेना है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, वहां से। क्योंकि ना ये जो पर्सनल लोन होते हैं ना दोस्तों से, सेठ से, इसमें धोखा बहुत होता है, दिखावे का लोन होता है, अपना पैसा होता है अक्सर, इसलिए इस पे डिडक्शन नहीं। क्लियर? तो बता रहा है कि डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट पे, 8 साल मिलेगी। लोन किन के लिए लेना है, वाइफ, खुद, बच्चों के लिए, या जिसके आप गार्डियन हो उस बच्चे के लिए भी लोन स्टडी के लिए ले सकते हो। स्टडी मतलब हार्ड स्टडी, +2 के बाद की स्टडी कोई भी हो सकती है। 8 साल तक डिडक्शन, और लोन फॉरेन की स्टडी के लिए भी लिया जा सकता है। तो बता रहा है खर्च कहाँ से करो, इंटरेस्ट कहाँ से देना है, टैक्सेबल इनकम से देना है। सेकेंड, किसके लिए लोन, स्पाउस, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक, और एक स्टूडेंट जिसके आप गार्डियन हो उसकी। तो खुद और रिलेटिव, रिलेटिव में कौन आता है बता दिया, याद रखना, रिलेटिव में ब्रदर सिस्टर नहीं है। यहाँ खुद के लिए लोन है वो ठीक, रिलेटिव में कौन है, वाइफ, बच्चे, और वो जिसके आप लीगल गार्डियन हो वो। ब्रदर सिस्टर की स्टडी के लिए लोन लेते हो तो वो आपके रिलेटिव में नहीं है, 80E में, उस पर आपको 80E नहीं मिलने वाली। कितने साल डिडक्शन है, 8, 7 साल आगे और 1 साल जिसमें पहली बार आप किस्त चुकाओगे। एक्चुअल में ये जो लोन होते हैं ना एजुकेशनल लोन, इसमें एक मोराटोरियम पीरियड होता है, लोन की किस्तें लेट शुरू होती हैं। जैसे मान लो आपका कोर्स 3 साल का है, मान लो आज लोन लोगे तो 3 साल में कहाँ से चुका पाओगे, अभी तो आप स्टडी करोगे, तो 3 साल सिर्फ इंटरेस्ट लगता है। आपको किस्तें कब चुकानी शुरू करनी है, 4-1 साल बाद लगभग। 3 साल में आपका कोर्स पूरा होगा, फिर नौकरी लगोगे, फिर ही चुकाओगे। तो वो सिक्योरिटी तो रखते हैं, मान लो आप नौकरी ना लगो तो फिर वो लोन तो लेंगे ही, सिक्योरिटी रखते हैं, पर लोन की किस्तें लेट शुरू होती हैं। जब शुरू होंगी पेमेंट, पहला साल जब पेमेंट होगी वो, और 7 साल, और टोटल 8 साल डिडक्शन मिलेगी। फॉरेन स्टडी के लिए भी मिलेगी, +2 के बाद की किसी भी स्टडी को हार्ड स्टडी में रखा गया है, उसके लिए लोन ले सकते हो जाएगी 80। किसी को 80E में कोई भी डाउट, अच्छी डिडक्शन है, काम आती है लेंथी क्वेश्चंस के अंदर। 80E बोलो, 80E में किसी को डाउट, हो जाएगी 80E। चलो, उसके बाद ये बात करता है 80EE,
वैसे 80EE तो एक ऐसी डिडक्शन है जो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन which has been sanctioned, ये एक पीरियड है 2016-17 का, 16-17, मतलब एक लोन जो है वो 16-17 वाले साल में सैंक्शन हुआ हो, इंटरेस्ट की पेमेंट आप कब करोगे? ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन 2016-17 एंड ऑनवर्ड। आपको एक स्कीम दी सरकार ने, जिन लोगों का लोन सैंक्शन 2016-17 में हो गया, यानी 31 मार्च 17 से पहले लोन सैंक्शन होना चाहिए, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिफोर 31 मार्च 17। इस डेट से पहले लोन सैंक्शन हुआ है तो आपको 80EE मिलेगी। आप कहोगे सर अब कोई लोन ले तो EE मिलेगी ना, अब ले 19-20 में 18-19 नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन तो किनको मिल रही है? जिन्होंने 2016-17 के अंदर लोन लिया था, मार्च 17 से पहले, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के बीच में सैंक्शन हो गया था। कई बार लोन सैंक्शन हो गया 16-17 में, उसकी डिसबर्समेंट पेमेंट हुई 17-18 में, चल जाएगा। सैंक्शन कब होना चाहिए? 16-17 में। उस लोन पे अगर आप इंटरेस्ट अच्छा खासा दे रहे हो कि 2 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी में कम करने के बाद भी उससे ज्यादा है, तो 50,000 एक्स्ट्रा 80EE में ले लो। मान लो आपने 16-17 में लोन सैंक्शन हुआ, लोन सैंक्शन एंड डिसबर्स चेक कब हुआ? डिसबर्स इन 17-18, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। पेमेंट आपको कैश हाथ में आया 17-18 में, पर लोन तो सैंक्शन हो गया 16-17 में। इसका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो अबव लोन है उसका इंटरेस्ट 2,70,000 है, तो आपको कहता है अंडर सेक्शन 24B में कितना अलाउड हो जाएगा? ये अलाउड हो जाएगा 2 लाख रुपए, ये अलाउड हो जाएगा 2 लाख रुपए। और बाकी का जो बैलेंस बचा 70 बेकार जाना था, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर है तो उसमें 2 लाख के ज़्यादा बेकार चला जाता है, तो आपका बेकार नहीं जाएगा। 70 है तो कोई बात नहीं। अंडर सेक्शन 80EE हम कितना अलाउ कर देंगे आपको? मैक्सिमम 50,000, यानी एक ही अमाउंट पे 2 डिडक्शन नहीं, 2 लाख तो वहां हो गया, तो बाकी किसमें? 80EE में। अब जिस बंदे ने उस साल लोन ले लिया 16-17 में, सरकार ने ये डिडक्शन दी, उम्र भर वो जो पैसे भरेगा इंटरेस्ट के, तो जितना हाउस प्रॉपर्टी में लेस होना है कर ले, बाकी का तू 50,000 तक कहां ले ले? EE। यानी ये डिडक्शन आज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ये डिडक्शन पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आज लोन लोगे तो EE मिलनी नहीं। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने 16-17 में लोन ले लिया। अब उनके लिए रूल ले आए, उम्र भर जब तक वो इंटरेस्ट पे करेंगे डिडक्शन लेंगे, एक्स्ट्रा वाले पैसे पे मैक्सिमम 50,000 रुपये, ठीक है, वो लेंगे। ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लो आपका लोन का इंटरेस्ट ही सारा 1,60,70,000 है, 1,60,70 तो 24B में ही अलाउ हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, तो फिर EE का स्कोप नहीं है। EE का रोल कब आएगा? जब आपका इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में इतना अलाउ नहीं हो सकता, तो बाकी का कहाँ लेस कर लो? EE में। पर इसके लिए एक वेरी फर्स्ट कंडीशन है, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिफोर 31 मार्च 17, यानी 16-17 में सैंक्शन हुआ हो, जिसका इंटरेस्ट आप हर साल उम्र भर भरोगे, उम्र भर डिडक्शन मिलेगी। तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि बाय चांस पंजाब में एक जगह धुरी के नाम से, धुरी, वहां से मेरे पास किसी बंदे का फोन आया था, कहता जी ये डिडक्शन मैं इन सालों में भी ले सकता हूं। मैंने उसको कहा कि मिल जाएगी भाई, तू ये बता तूने लोन कब लिया था? हाउसिंग लोन 16-17 में लिया था क्या? अगर तूने 16-17 में सैंक्शन हो गई थी तेरी फाइल लोन की, चाहे पेमेंट तुझे 17-18 में हुई, कोई बात नहीं, तो तू 2 लाख से ऊपर इंटरेस्ट है क्या? वो कहता है हाँ जी 3 लाख के आसपास है, तो फिर ठीक है, तू 80EE ले सकता है, तू एलिजिबल है। तो ये उन लोगों के लिए पढ़ी जा रही है। कोई आज लोन लेगा तो उसे 80EE किसी काम की नहीं है। ये तो सरकार के लिए भी गले में फंस गई हड्डी की तरह है कि भाई एक बार ऑप्शन दे दिया, वो उम्र भर 80EE चलेगी, जब तक वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो EE देनी पड़ेगी उनको। और स्टूडेंट की बेचारे की क्या गलती है? जो डिडक्शन आज मिल ही नहीं सकती नए किसी आदमी को, वो भी पढ़नी पड़ रही है।
चलो डबल ई, कुछ लोग तो कहते हैं इस डिडक्शन को पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि ये लोग बहुत कम है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो चलो पढ़ लेते हैं, कोई बड़ा इश्यू तो है नहीं, पढ़ लिया। तो इसमें किसको डिडक्शन मिलती है डबल ई? एक इंडिविजुअल को, एचयूएफ के लिए नहीं है, फॉर इंडिविजुअल ओनली, एक इंडिविजुअल को इस सेक्शन में डिडक्शन मिलती है, एचयूएफ को भी नहीं। ओके, करना क्या है? इंटरेस्ट इस इंडिविजुअल ने भरा हो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, लोन का मतलब वही है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई रिश्तेदार का लोन नहीं होना चाहिए। और इसमें कह रहा है 50,000 साल की डिडक्शन है मैक्सिमम, 50,000 पर annum, इससे ज़्यादा नहीं डबल ई। और ये कौन सा अमाउंट है? हाउस प्रॉपर्टी के अलावा है, जो वहाँ अलाउड हो गया वो नहीं। 16, 17 और उसके बाद के सालों में हर साल मिलेगी, जब तक ये लोन नहीं चुकाते, जब जब इंटरेस्ट दोगे डिडक्शन लेते रहो। पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है? एक तो ये कंडीशन है लोन 16, 17 में सैंक्शन हुआ हो, सैंक्शन इस डेट के बीच में सैंक्शन हुआ हो, पेमेंट चाहे जब मर्जी हो। दूसरी बात, लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा ना हो, लोन मैक्सिमम अमाउंट, लोन का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो क्या हो? 35 लाख से ज्यादा ना हो, लेस देन और इक्वल टू 35, उससे ज्यादा ना हो। और जो प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। प्रॉपर्टी कौन सी? रेजिडेंशियल, मतलब दुकान के लिए नहीं चलेगा, शॉप के लिए लोन लिया वो इस कैटेगरी में नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है तो वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो? 50। आपने 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली, उसके लिए लोन है तो नहीं मिलेगी डबल ई। ये मीडियम लेवल के लोगों के लिए है, तो जिसकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा नहीं, लोन 35 लाख से ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से तो ब्याज ही नहीं बनेगा इतना आज के टाइम में। तो अगर लोन ही मान लो 30 लाख का है तो उसका आजकल ब्याज की रेट ही 6%, 5.5 रहेगी। और 30 लाख का लोन हुआ, 6% उसका कितना बनेगा? 1.80, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड हो जाएगा, इसलिए डबल ई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आज के टाइम में बात करूं तो। क्योंकि अगर 35 लाख से ज़्यादा लोन हो गया तो डबल ई मिलनी नहीं, प्रॉपर्टी घर 50 लाख से ज़्यादा हो गया तो भी आपको 80 डबल ई नहीं मिलनी, और नए बंदे को मिल ही नहीं सकती जिसने 16, 17 में सेंक्शन करवा लिया, लोन सेंक्शन इन 16, 17 उनके लिए है। ठीक, और आपके पास एक से ज़्यादा कोई घर ना हो, यही घर है। कह रहा है सेसी के पास कोई अपना रेजिडेंशियल हाउस ना हो जब लोन सेंक्शन हुआ, डिडक्शन कहता है मिलेगी, चाहे प्रॉपर्टी लेट आउट हो, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या वेकेंट हो। वैसे एक बात है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हुई तो डबल ई का तो ही फायदा है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट हुई तो वहाँ पे इंटरेस्ट की कोई सीलिंग नहीं है 2 लाख की, फालतू भी हो सकता है इंटरेस्ट। अगर ये 270 है, 270 का 270 ही 24B में कम हो जाएगा लेट आउट प्रॉपर्टी में, तो डबल ई मिलेगी नहीं। डबल ई तो बेसिकली तब रोल प्ले करेगी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के लिए लोन लिया, क्योंकि वहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम कितना कम करने दिया जाएगा? 2 लाख, फालतू वाला बेकार जाएगा, तो डबल ई ले लोगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, घर ही लेट आउट है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 270 है, तो पूरा ही हाउस प्रॉपर्टी में कम कर लो, डबल ई का नंबर ही नहीं आएगा। वैसे इसमें कंडीशन है कि असेसी के पास और कोई घर ना हो, असेसी शुड नॉट हैव एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस, उसके नाम सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट कोई भी घर नहीं होना चाहिए। बेघर लोग घर बनाना चाहते हैं, उनको लालच है ये। असेसी के नाम पहले ही कोई घर है, चाहे वो किराए पे चढ़ा हुआ है, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो तुझे डिडक्शन डबल ई नहीं मिलती। चाहे तूने 16, 17 में लोन लिया, चाहे लोन का अमाउंट 35 लाख है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, तब भी नहीं, अगर तेरे पास पहले कोई और घर है तो। क्लियर? यानी ये उन लोगों को मिलती है जिनके पास घर नहीं है, तो वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड ले या लेट आउट घर खरीदें, बनाएं, तो आपको 50 लाख से ऊपर का घर ना हो, लोन 35 लाख से ऊपर ना हो, 16, 17 में लोन सेंक्शन हुआ हो, ये शर्तें पूरी होंगी तो डबल ई की डिडक्शन मिलेगी। ओके, तो कह रहे हैं नो डबल डिडक्शन। 80 डबल ई कहता है अलाउड होती है डिडक्शन, उन लोगों को अलाउड नहीं उस अमाउंट पे जो कि 24B में अलाउड हो गया। सेम अमाउंट पे 2 डिडक्शन नहीं,
मान लो आपका इंटरेस्ट ही लाख रुपए का है, उस पर आप 24B भी ले लो और कहो 80EE भी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ये तो जितना हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड हो गया उससे फालतू वाला जो है बेकार ना जाए तो डबल ई। तो सही मायने में तो ये कहूँ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में ही पॉसिबल है, क्योंकि लेट आउट घरों में तो कोई रोक ही नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में, जितना मर्जी इंटरेस्ट हो कम कर लो। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख की सीलिंग है, इसलिए वहां काम आएगा डबल ई कि भाई फालतू इंटरेस्ट बेकार ना जाए, डबल ई में क्लेम कर लो। पर ये उन लोगों के लिए जिनका लोन सेंक्शन 2016-17 बिटवीन हुआ है, यानी मार्च 17 से पहले। एग्जाम्पल भी दे के समझा रहा है, 2 लाख वहां आ जाएगा, फालतू वाला इधर आ जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन से समझ सकते हो 19A से इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 19A समझना इस कॉन्सेप्ट को। देखो, मिस्टर ए ने परचेज किया रेजिडेंशियल हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 45 लाख रुपए का है। चलो ठीक है, 45 लाख का है, 50 लाख से कम है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस परचेज कितने का खरीदा? 45 लाख, 2017 में खरीदा। ओके, कहते हैं इसके लिए 35 लाख का लोन बैंक से लिया। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया कितने रुपए का? बैंक से लोन लिया 35 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक, कितने रेट पे? 11% पे लिया है, 35 लाख रुपए का। ओके, लोन सैंक्शन ऑन 15 मार्च 17। ये जो लोन है ये सैंक्शन कब हुआ? 15 मार्च 17। तो लोन कब सैंक्शन हुआ? लोन सैंक्शनड ऑन 15 मार्च 17। तो चलो सही है, 31 मार्च 17 से पहले सैंक्शन हो गया, 2016-17 में सैंक्शन हो गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर लोन का अमाउंट 35 लाख से कम है, तो लोन पूरा 35 लाख का ही है, सही है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी 50 लाख से कम है, हाँ 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 लाख है। चलो सारी कंडीशन पूरी है। कहता आप इसकी डिडक्शन बोल लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, और इस बंदे के पास लोन लेते वक्त नो अदर हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय असेसी, उसके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट घर ओनरशिप में नहीं था। लास्ट कंडीशन भी पूरी। तो अब बोलो 2020-21 प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? देखो, अब देखो 35 लाख का 11% कितना बनता है? 3 लाख कुछ बनेगा, 35 लाख का 385 में से 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट कम कर सकते हो? इंटरेस्ट मैक्सिमम डिडक्शन मिलनी है 24B में 2 लाख। बैलेंस क्या बचा? 185। क्या 185 बेकार नहीं, डबली दे दो। कितनी दे दो? 50,000। ये हर साल 50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 50,000 की क्या दे दो? डबल ई दे दो। सारी शर्तें पूरी हैं, इसको फ़ायदा मिलेगा। अगले साल फिर मिलेगी डबल ई, क्योंकि ये लक्की था, उस साल बेनिफिट उठा गया, 16-17 में लोन सेंक्शन हो गया। पेमेंट चाहे अगले साल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लोन मस्ट बी सेंक्शन बिटवीन 1 अप्रैल 16 टू मार्च 17, तो मिलती है डबल ई। किसी को भी डाउट 80EE में पढ़नी पड़ी, क्योंकि कुछ लोग आज भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नए लोग इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते डबल ई में, क्योंकि वो डेट निकल चुकी है। 16-17 में जिन्होंने लोन लिए उनको डबल ई मिलेगी, और किसी को डबल ई अवेलेबल नहीं है। सही है ये? देखो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, सीए कोर्स में हैं। हमारे को लॉ की वर्डिंग में रहना है, हमें और फालतू चीज़ों में नहीं जाना है। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मेरा काम है जैसे वो मुझे करने को कहता है कि सर मेरी रिटर्न भर दो, ये डिडक्शन लेनी है, तो मैं वो डिडक्शन दूँ। हाँ, कुछ गलत कर रहा है तो मेरा काम बताना है। अब वो मुझे कहता है जी देखना जी मेरा भाई हैंडीकैप्ड है, उसकी डिडक्शन भी मिलेगी। मैंने कहा दे देंगे। तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है? कहता नहीं जी, भाई को लाए, चल के दिखा देगा आपको। तो भैया चल के दिखाने से थोड़ी, आपका कोई चेक करने वाले कौन होते हैं? वो चेक करने वाला तो डॉक्टर है, CMO या सिविल सर्जन, वो सर्टिफिकेट देगा। हमें इससे मतलब नहीं है, तू सर्टिफिकेट ले ले, हम तो डिडक्शन दे देंगे। साइन तेरे होने हैं कल को डिपार्टमेंट तुझसे पूछेगा अभी तेरे पास सर्टिफिकेट है? कहता सर कौन पूछता है, डाल दो। तो डाल देंगे हम तो, बिना हैंडीकैप्ड हुआ तो भी ले ले डिडक्शन।
कल को डिपार्टमेंट आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर का, तो ना दे पाए तो फ्रॉड केस में फंस जाओगे। इसलिए आप पहले इंतजाम कर लो, ये फायदा है। हाँ, लोन, घर के लिए लोन हो, आप घर खरीदना है आपने, घर खरीदना है आपने, कोई भी घर, एक्विजिशन ऑफ हाउस है। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर घर की रिपेयर के लिए डबल ई मिलेगा? ना ना, घर के रिपेयर का लोन हो तो उसका इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में कम होता है। वो हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 की सीलिंग होती है, वहां ले लो कैटेगरी डी में। यहां पे तो एक्विजिशन है, क्लियर लिखा है फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने लोन किस लिए लिया हो? फॉर द एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। घर खरीदना या बनाना है आपने, उसके लिए लोन लिया हो। रिपेयर वाले लोन पे डबल ई नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, 80EE। अब ये उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अब लोन लिया हो। देखो कई बार स्टूडेंट मिक्स कर लेता है डबल ई और डबल ई ए को, उसे लगता है कि भैया पहले डबल ई पढ़ा दी अब डबल ई ए। ये क्या मतलब? ऐसा है, टाइम का फर्क है। डबल ई का टाइम जा चुका था, वो तो 16-17 में लोन लिया उसके लिए थी। एक स्टूडेंट कहता है फिर उसी का टाइम बढ़ा देते कि अब लोन फ्रेश लो, उस पर भी मिल जाएगी डबल ई। ना, उसकी जो शर्तें थी सरकार उसे और लीनियंट करना चाहती है। उसकी शर्तें थोड़ी स्ट्रिक्ट थी कि घर जो है वो 50 लाख से ज़्यादा का ना हो, लोन 35 लाख से ज़्यादा रुपए का ना हो, आपके पास घर ना और 16-17 में लोन लिया हो। वो शर्तों को सरकार कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो डबल ई ए ले आई, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस, टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस। और आप ये कहेंगे रेजिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो सकता है, लेट आउट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही सिचुएशन है, वही कंडीशन है। और यहां भी वही है, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख क्लेम्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। भाई सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में 24B सेक्शन में अलाउड हो गया तो उस पर ना डबल ई ना डबल ई ए। तो इसमें भी वही कंडीशन है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड घर में 2 लाख अलाउड हुआ 24B में, इंटरेस्ट फालतू हुआ तो डबल ई ए तैयार है, आपको बेनिफिट दे देगी। अगर आपका इंटरेस्ट ही 170 160 है, वो हाउस प्रॉपर्टी में ही कम हो गया, तो आपको 80 डबल ई ए नहीं मिलेगी। और यहाँ भी कंडीशन आपके पास घर ना हो, असेसी should not have owned house let out या self occupied at the time of sanction of loan, लोन सैंक्शन होते वक्त, लोन जब सैंक्शन हुआ उस वक्त आपके पास कोई घर ना हो। वो शर्त वही, आपके पास घर ना हो, 24B में जो अलाउड हो गया उसको डबल ई में अलाउ नहीं करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड या लेट आउट घर, वो सारी बातें इसमें हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या है डबल ई और इसमें? ये अब भी लोन लोगे तो मिलेगी, जबकि उसका टाइम जा चुका है। वो तो पुराने लोगों को मिल रही है जिन्होंने 16-17 में पैसे डाले 50,000 रुपये। पढ़ो क्या कहता है, ये पुराने लोगों को नहीं मिलेगी। अब ये नई डेट है, इस डेट के बीच में लोन। कई बार स्टूडेंट के माइंड में आता है सर दोनों ले लेगा, अगर 16-17 में लोन लिया था उसके लिए डबल ई, अब उसके बाद अब लिया 2019 के बाद लोन लिया तो डबल ई ए है। टाइम ही अलग अलग है लोन का, एक लोन पे नहीं, 2 लोन अलग अलग हो तो दोनों ले सकते हो आप। चलो, तो क्या कहता है? कहता है कि एक इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलती है, ठीक है, जो डबल ई नहीं लेता। डबल ई लेते हो तो ये नहीं मिलेगी आपको। उसने कंडीशन ही लगा दी कि इंडिविजुअल जो डबल ई लेता है, 80 डबल ई ले रहा है पहले से, उसको डबल ई ए नहीं मिलेगी। ये नए लोन पे है, वो तो 16-17 वाले लोन पे थी। नेक्स्ट कहता है लोन इंडिविजुअल ने किससे लिया हो? बैंक, हाउसिंग कंपनी एटसेट्रा। वही बात, इसमें डिडक्शन कितनी मिलेगी इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए पर annum। डबल ई में तो क्या था 50,000, इसमें कितनी है 1.5 लाख। और लोन मस्ट बी टेकन या सैंक्शन कर दो, सैंक्शन बिटवीन। लोन कब सैंक्शन हुआ हो? ये कह रहा है 19-20 या उसके बाद, यानी कि ये 31 मार्च 21 तक चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो जो ये कह रहा है इसका पीरियड 1/4/19 से लेके 31 मार्च 2021 हो गया है। इसमें अमेंडमेंट है, पहले ये डिडक्शन 2020 तक थी, इसे 1 साल बढ़ा के 2021 कर दिया गया है, यानी ये 2 साल का पीरियड हो गया। इसमें लोन लिया है आपने 19-20 या 20-21 में लोन लिया हो आपने, इन 2 सालों में,
ये 1 साल बढ़ाया गया, 31 मार्च 21 तक ले गए थे। आपने लोन 16-17 में लिया तो डबल ई, अगर लोन 1 अप्रैल 19 के बाद और 31 मार्च 21 के बीच में लिया और आपके पास कोई घर नहीं था लोन सैंक्शन होते वक्त, और इंटरेस्ट आपके घर का 2 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए सेल्फ ऑक्यूपाइड में रोका जाएगा, फालतू वाला 1.5 लाख तक क्या ले सकते हो, डबल ई ए ले सकते हो, हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या लेट आउट। फिर वही बात, लेट आउट घर हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं रोकता मैक्सिमम सीलिंग को, तो आप डिडक्शन कहाँ ले सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी में। पर हाउस प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिडक्शन ना लेना चाहिए, पता क्यों, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया फालतू, तो दूसरे हेड से 2 लाख से ज़्यादा सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, बेकार नहीं जाता, फालतू वाला अगले साल कम हो जाएगा, लेकिन एक सीलिंग तो है, इसलिए आप थोड़ा हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर लो, बाकी क्या डबल ई ए में क्लेम कर लो। क्या 80 डबल ई ए हाउस प्रॉपर्टी में कम क्लेम कर लो, वो सही है, आप ऐसा कर सकते हो। तो बता रहा है लोन सैंक्शन जो हो 2019-20 या उसके बाद, वैसे कब 19-20 या 20-21 इस 2 साल के पीरियड में लोन सैंक्शन हुआ हो, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 21, साल का मैक्सिमम कितने रुपए, 1.5 लाख रुपए, और घर की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो, मैक्सिमम SDV ऑफ हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, दुकान नहीं, 45 लाख से कम या बराबर हो। घर लोन का अमाउंट नहीं है कितना, बस उसमें तो लोन भी 35 लाख से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे लोन का अमाउंट नहीं, जो प्रॉपर्टी है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, वेकेंट हो, लेट आउट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिडेंशियल हाउस हो, लोन जो है कितने का लिया ये कोई नहीं कह रहा आपको, कितना भी हो सकता है, पर घर की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा ना हो तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपये की साल में मिल सकती है हर साल। लेकिन याद रखना, जितना इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में कम हो गया, उससे फालतू वाला जो बेकार जा रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड में, उसमें डबल ई ए ले लेना। वैसे आजकल लोन ही सस्ते हो गए, अगर आपका लोन का इंटरेस्ट ही इतना नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में ही कवर हो गया, तो डबल ई ए का स्कोप नहीं बचेगा, क्योंकि लोन सस्ते ही हो गए आजकल, बहुत महंगे नहीं। 30-35 लाख का लोन ले लोगे ना, तो वो तो 2 लाख से ऊपर इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं साल का। लोन ही 1 करोड़ लेके बैठ के तो हो सकता है फिर आपका अमाउंट ज़्यादा बन जाए। फिर जितना उस प्रॉपर्टी में करना है करो, बाकी 1.5 लाख तक डबल ई ए ले सकते हो। आपके पास घर ना हो, उसको डबल ई मिलती ना हो बंदे को, ठीक है, और ये वो इंटरेस्ट है जो हाउस प्रॉपर्टी में लेस नहीं हुआ, ठीक है ना, डबल अमाउंट नहीं। तो नीचे बता रहे हैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कम होना है, 1.5 लाख तक डबल ई ए है, 1.5 लाख से ऊपर होगा तो आप 24B में ले लो, ऐसा आपकी चॉइस है, पहले कौन सा क्लेम करना है पढ़ो, नीचे नोट है, कहता है मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख डबल ई ए में मिलती है, डिडक्शन 1.5 लाख तक की डबल ई ए में मिलती है, एंड इज ओवर एंड अबव द, हाँ वही बात, 24B में जो कम हो गया मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, 2 लाख से ज़्यादा कम नहीं होना। आपका इंटरेस्ट है मान लो 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख का टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया आपने हाउसिंग लोन, ठीक, और ये लोन बड़े अमाउंट का लिया, 70 लाख रुपए का लिया, और कब लिया, 19-20 में लिया, 20-21 में लो तो भी चलेगा, इसका टोटल इंटरेस्ट 4,25,000 है। तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, अंडर सेक्शन 24B 2 लाख, जो बैलेंस 2,25,000 है वो बेकार नहीं जाने देंगे, आपको डबल ई ए ले लेंगे 1.5 लाख रुपए की, बाकी बेकार, ठीक है। लेकिन लेट आउट करो तो हाउस प्रॉपर्टी में चाहो पूरा 4.25 कम कर लो, क्योंकि लॉस आ जाएगा, आने दो, लॉस इस साल तो 2 लाख से ज़्यादा दूसरे हेड से होता नहीं, बाकी अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में से हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है, लेट आउट है तो पूरा ले लो, या फिर क्या 1.5 लाख रुपए डबल ई में ले लो, बाकी क्या हाउस प्रॉपर्टी में ले लो। जनरली ट्रेंड ये है, हाउस प्रॉपर्टी में जितना होता है वो कर लेते हैं, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है 2 लाख तक सीलिंग है, फालतू वाला डबल ई ए में लाते हैं अक्सर, ये ट्रेंड है। तो बता रहा है, कहता है मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, 2 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में इंटरेस्ट कम नहीं होता, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर रिवाइज करना, फालतू वाला डबल ई ए में ले सकते हो। लेट आउट है तो कहता है कोई सीलिंग ही नहीं है, 24B में रोक नहीं है, तो वो कहता है कि इंटर हेड सेटअप पे 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन है,
तो आप क्या कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ऐसा करो, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट घर में ठीक है रोक नहीं है, लॉस ज़्यादा आ गया, पर दूसरे हेड से 2 लाख से ज़्यादा सेटअप नहीं कर सकते आप, इसलिए आप ज़्यादा कम भी ना करो हाउस प्रॉपर्टी में, कुछ 1.5 लाख रुपये EE ले लो, बाकी इंटरेस्ट पे क्या हाउस प्रॉपर्टी में काट लो, आपकी चॉइस है, कर सकते हो। बोलो किसी को डाउट? EE और EE में फ़र्क पता लगा? 16-17 में लोन सेक्शन हुआ तो EE, अगर लोन 19-20 या 20-21 में सेंक्शन हुआ तो आपको EE मिल जाएगी। कंसेप्ट एक ही है कि आपके पास और कोई घर होना नहीं चाहिए, 2 लाख से ऊपर इंटरेस्ट है फालतू वाला तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो EE या EA में ले सकते हो। EE में 50,000 रुपये साल का अलाउड है, लेकिन EE में कितना 1.5 लाख अलाउड है। EE लीनियंट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ 50 लाख था, चलो ये तो कम कर दी इन्होंने, लेकिन लोन पे सीलिंग नहीं, वहाँ लोन भी 35 लाख की सीलिंग कैप में था, यहाँ पे सीलिंग नहीं है, लोन कितने का भी हो सकता है, पर लोन किससे लिया हो? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और डिडक्शन दोनों ही केस में किसको मिलती है? इंडिविजुअल को। लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड, वेकेंट हाउस कोई भी हो, टाइमिंग का फर्क है, सेंक्शन कब हुआ उसके अकॉर्डिंग EE मिलेगी कि EEA मिलेगी, ये आपको देखना पड़ेगा। बोलो किसी को भी डाउट इसमें? कोई प्रॉब्लम है? ओके, क्वेश्चन देख लेंगे अपन इसका। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन देने जा रहा है। EEB सेक्शन 80 EEB, सरकार को पता है कि डे बाय डे पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, पोल्यूशन और बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल तो आता ही कहाँ से है? सब हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे तो निकलता ही नहीं है कोई खास, बम्बे आई पे ना बराबर, सारा इंपोर्ट करते हैं, बड़ी करेंसी फौरन जाती है। और महंगा देखो कितना हो गया, आज की डेट में बात करें तो कई स्टेट में तो 110 रुपये पेट्रोल हुआ पड़ता है, हमारे इधर भी आसपास के सराउंडिंग एरिया में 101 102 रुपये, बड़ा महंगा है। और ये चीज़ ऐसी है, डिप्लीशन है, मतलब ख़त्म हो जाएगी। इसकी बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए, पोल्यूशन होएगा ही नहीं और पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंसी कम होगी। इलेक्ट्रिसिटी का तो ये है ना, न्यूक्लियर पावर बनाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है, लेकिन उसके लिए यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे यूरेनियम बहुत कम निकलता है, ना बराबर, बढ़िया क्वालिटी नहीं है। लेकिन चलो हाइड्रो पावर बना रहे हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे, थर्मल प्लांट से बिजली बनती है, वो बढ़िया बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो फिर वही बात है, पोल्यूशन उससे भी बहुत होता है, जो थर्मल प्लांट में धुआं निकलता है। लेकिन हाँ, हाइड्रो प्लांट लगे ना बड़ी बड़ी नदियों पे पानी के बाद, तो वहाँ से बिजली बन रही है, तो उस बिजली को यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। तो इलेक्ट्रिक क्या आपको मोटिवेट किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटर। आप अगर इस तरह के व्हीकल लेते हैं तो देश के लिए भी अच्छा, आपके लिए खुद के लिए भी अच्छा है। अब तो बड़े 2 व्हीलर मार्केट में दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हर जगह चार्जिंग पॉइंट नहीं बने हुए। जैसे CNG कारें आ रही थी तो CNG के पंप ही नहीं है जगह जगह, बंदा गाड़ी ले जाए कहीं दूर, वहाँ CNG पंप ही ना हो तो क्या करेगा? दिक्कत है। तो वही दिक्कत इसमें है कि इलेक्ट्रिक ये आम चार्जर से चार्ज नहीं होती, इसके लिए हैवी इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट देना पड़ता है। अभी मैं करनाल गया था, वहाँ एक पार्क के बाहर किसी ने वो सिस्टम लगा रखा था इलेक्ट्रिसिटी देने का, चार्जिंग पॉइंट लगा रखे थे, पैसे लेता था वो चार्जिंग के, तो वो घंटे 2 घंटे में पूरी कार की बैटरी चार्ज कर देते हैं। ऐसे चार्जिंग पॉइंट चाहिए तो ये व्हीकल कामयाब हो जाए। हाँ, एक्टिवा और वो सब घरों में कर लेते हैं चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बैटरी बड़ी नहीं होती, लेकिन कारों की बैटरी के लिए तो आपको हैवी, जो बहुत जल्दी चार्ज करे, ऐसे सिस्टम चाहिए। घर में चार्जिंग पे लगाओगे तो बहुत चार्जिंग होएगी नहीं बैटरी चार्ज। चलो, इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटर खरीदते हो तो सरकार एक इंडिविजुअल को, असेसी कौन? असेसी इंडिविजुअल ही चलाता है ये चीजें। इंडिविजुअल आदमी ने अगर स्कूटर, कार, बाइक इलेक्ट्रिक ली तो उसे 80 EEB का लालच दिया जा रहा है कि तुझे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर एनम के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है। आप में से कई सोच रहे होंगे इतने का तो स्कूटर ही नहीं होगा, वो 50,000 का स्कूटर है, उस पर लोन लोगे तो कितना इंटरेस्ट होगा? 10,000 15,000, तो उसकी डिडक्शन लो, उसकी ले लो। ये तो कारों में है 1.5 लाख तक, तो क्योंकि कारों के लोन हो सकते हैं। कार 14 लाख की, 15 लाख की महंगी होती है इलेक्ट्रिक कारें,
15 लाख की कार है जिस पे इंटरेस्ट पड़ रहा है मान लो 1,80,000 रुपये, मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन। कोई इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लेता है, उसका इंटरेस्ट पे करेगा, साल में 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल सकती है। लोन 19-20 या उसके बाद लेना है। लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019, यानी 19-20 या उसके बाद जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन मिलेगी। और ये पीरियड 19 से 23 का है, 1/4/19 अप टू 31 मार्च 2023, यानी इस पीरियड के बीच में लोन लो। 1/4/19 के बाद लेकिन 31 मार्च 23, 4 साल का पीरियड है। इस पीरियड के बीच में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हो तो उसका जितना इंटरेस्ट दोगे उसका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। मान लो इंटरेस्ट ही सारा 10,000 है तो 10,000 की डिडक्शन। इंटरेस्ट मान लो 15,000 है, 15 की डिडक्शन। इंटरेस्ट अगर मान लो 4 लाख रुपए है, गाड़ी बड़ी महंगी है तो 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलती है, व्हीकल इलेक्ट्रिक खरीदना है, ठीक है, व्हीकल की कॉस्ट कितनी हो कोई चक्कर नहीं है। EE में था, EE में था कि 50 लाख से ऊपर का घर ना हो, EE में था 45 लाख से ऊपर का घर ना हो। यहां पे व्हीकल की कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, नो मैटर ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। व्हीकल कितने वाला मर्जी हो, 25 लाख वाला हो, 10 वाला हो, 50,000 वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन का लेस कर लो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए कम होगा। ठीक, 2019 के बाद व्हीकल लेना है लोन लेके, और 2023 के बीच में, इस पीरियड के बीच में लोन लिया हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, हर साल डिडक्शन 1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। क्लियर? जो इंटरेस्ट की डिडक्शन EEB में ले ली उसकी कोई और बेनिफिट नहीं। पता लगता है भी बंदे ने बिजनेस के P&L में भी डाल दिया इंटरेस्ट, लोन लिया, कहते क्यों, ये कार बिजनेस की कार है, इसका लोन का इंटरेस्ट सेक्शन था 3613, याद होगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो उधर ले रहा है डिडक्शन और इधर कह रहा है EEB ले लूं ना, एक ही इंटरेस्ट पे 2 बेनिफिट नहीं। या तू PGBP में डेबिट कर रहा है इंटरेस्ट तो यहाँ ना कर, PGBP में नहीं कर रहा तो यहाँ कर ले EEB। यानी बेसिकली वो कहेगा फिर मेरे को क्या फ़ायदा, तो नहीं है कोई फ़ायदा, तो अलग बात है, तू तो P&L में कम कर, यहाँ कम। मान लो आप एम्प्लॉई हो, सैलरी पर्सन हो, तो आपका P&L है ही नहीं, आप कहाँ से इंटरेस्ट कम करोगे, तो आपके काम नहीं आना था वो ये काम देगा आपको, EEB काम देगा। और इसमें कोई चक्कर नहीं, वो व्हीकल घर में यूज होता है, दुकान में हो रहा है, आप बस इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो बस। सरकार चाहती है कि देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चल पड़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो पोल्यूशन की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने से पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल अब तो आ रहे हैं, पहले जो 2 व्हीलर आ रहे थे शुरू में हल्के सस्ते वाले, छोटी छोटी एक्टिवा, उसमें 2 बंदे बैठ के तो जा ही नहीं सकते, एक भी थोड़ा हल्का फुल्का बंदा ही, गर्ल्स वगैरह जाती थी, जेंट्स मान लो 1 क्विंटल का बंदा है तो रेस ही दिए जा रहा है, चलती नहीं थी व्हीकल, और फ्लाईओवर पे चढ़ते नहीं थे वो व्हीकल। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग बैटरी वाले व्हीकल आ रहे हैं, थोड़े अच्छे ब्रांडेड, तो अब उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, लाइफ भी बैटरी की 3-3 साल निकल जाती है, और वो पावरफुल है, थोड़े स्पीड भी अच्छी होती है। शुरू में तो व्हीकल आए थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनकी स्पीड ही नहीं थी, बंदा चला रहा है, पता लगता है साइकिल वाला भी आगे निकल रहा है, उसको देख देख के हंसता जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना स्लो चलता था, लेकिन अब अच्छे ब्रांड्स के आ गए हैं मार्केट में, 2 व्हीलर तो मिल रहे हैं, गाड़ियां भी शुरू हुई हैं पर अभी महंगी हैं काफ़ी। तो आपको कह रहा है कि व्हीकल की कॉस्ट कितनी मर्जी हो, व्हीकल जो है उसके लिए लोन लिया हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसका कहीं और डिडक्शन नहीं लेना। अगर कहीं PGBP में डाल दिया बिजनेस के P&L में, तो अब उसी इंटरेस्ट पे आप 80EEB नहीं ले सकते। क्लियर ये चीज? और ये लोन व्हीकल चाहे पर्सनल यूज होता हो चाहे बिजनेस में यूज होता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, आप डिडक्शन ले लो। EEB आपके लिए खुला मैदान दे दिया है, तो आपको डिडक्शन उस इंटरेस्ट पे नहीं जिसकी किसी और जगह डिडक्शन ले ली हो, ठीक है। और व्हीकल पर्सनल ऑफिशियल हो, कोई मैटर नहीं है, डिडक्शन मिल जाएगी। और ये इंटरेस्ट नॉट टू बी कैपिटलाइज, ऐसा है कई बार आपने लोन लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते सेट करते, उसको पुट टू यूज़ करने से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करना चाहते हो, ना कैपिटलाइज करके व्हीकल में जोड़ना चाहते हो, कल को डेप्रीसिएशन ज़्यादा लगाओगे ना। अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो EEB उस इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगी जो कैपिटलाइज कर दिया।
पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट अगर कैपिटलाइज करके व्हीकल में जोड़ दिया, व्हीकल की कॉस्ट बढ़ गई, अब आप डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाओगे, इधर से आप कहते हैं इस इंटरेस्ट पे मेरे को डिडक्शन दो, EEB, दोनों काम नहीं होंगे। तो आपको इंटरेस्ट प्री पुट टू यूज पीरियड का कैपिटलाइज नहीं करना, अगर कैपिटलाइज कर दिया तो वो इंटरेस्ट पे 80EEB नहीं, पुट टू यूज के बाद वाले पे ले लो EEB, ये कह रहा है। ठीक, तो व्हीकल का मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल हैं, जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड बैटरी बेस्ड व्हीकल रिचार्ज होके चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देखती हो मार्केट में 2 व्हीलर तो बच्चे बच्चे के पास है, हर किसी ने ले लिए हैं, खर्चा ही बहुत कम है। अगला कहता है हाँ उसमें ये ज़्यादा दूर जाना है शहर के, तो उसकी बैटरी लगभग मैंने सुना है शायद 30, 35, 40 किलोमीटर निकाल देती है डेली, 40 किलोमीटर। अब बंदे ने लोकल शहर में घूमना हो तो 40 किलोमीटर बहुत होता है, जाना आपने 100 किलोमीटर रोज आना जाना है, फिर नहीं सूट करेगा वो 2 व्हीलर। फिर तो आपको क्या है, यही पेट्रोल डीजल पे रहना पड़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रिक लेना है तो लोकल शहर में चलाना है। कोई गर्ल्स हैं स्कूल कॉलेज जाती हैं अपना, उनके लिए सही है। जो बॉयज़ हैं स्कूल जाते हैं बस आगे शाम को, उनके लिए सही है। जो बिजनेसमैन ने ज़्यादा चलाना है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो चार्ज ही नहीं हो पाएगा, एक बार चार्ज करके चलते ही 30, 35, 40 है, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सूट नहीं करेगा। तो आपको सूट करता है तो लो, जितने मर्जी का व्हीकल हो, लोन लेके लिया है, इंटरेस्ट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए साल का कम हो जाएगा एक इंडिविजुअल को। उस इंटरेस्ट पे PGBP में डिडक्शन ना लियो और ना ही वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया हो पुट टू यूज से पहले का, ये कंडीशन है तो मिलेगी आपको। बोलो किसी को भी डाउट इसमें? समझ आया? एक क्वेश्चन नंबर 19B पढ़ता हूं मैं। 19B ये सारी जो सेक्शन अभी 2-3 पढ़े हैं, EE या EE या EEB, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19B। 19B में क्या कहता है? कहता है मिस्टर ए ने लोन लिया है। लोन कितने का लिया इसने? लोन 43 लाख का लिया है, 43 लाख का। और लोन किससे लिया है? फ्रॉम हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और लोन सैंक्शन कब हुआ? लोन सैंक्शन हुआ है कब? 1/4/20 को। तो ये तो EE से तो बाहर ही हो गया। EE में तो 16-17 के अंदर लोन सैंक्शन हो तो वो तो बाहर। लेकिन ये EEA में आ सकता है अगर 2 लाख से ज़्यादा हुआ तो। क्यों? क्योंकि वो 1/4/19 से 31 मार्च 21 के बीच में लोन सैंक्शन हुआ तो मिलता है। लोन की डिसबर्समेंट कब हुई? लोन पेड, लोन का अमाउंट कब आया हाथ में? आपके अमाउंट आया 1/5/2020 को, आपके हाथ में लोन का अमाउंट आया। लोन किस लिए लिया है? लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस लिया है, रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोन लिया है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड करेगा उसके लिए लोन है। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस क्या है? 45 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो बढ़िया 45 लाख रुपए का घर है। और इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 9% पर annum। तो आप मुझे बताओ, EE तो मिलनी नहीं, 16-17 के बाद लोन है, लेकिन 2019-20 के बीच का लोन है ना। हाँ, ये लोन 1/4/19 से लेके 31 मार्च 21 के बीच का लोन है। 1/4/19 से लेके 31 मार्च 21 के बीच का लोन है ये जो लोन सैंक्शन की रेट है। तो इसके ऊपर आपको क्या है? डिडक्शन मिल सकती है। यानी ये लोन जो है ये कितने का हो नो मैटर, लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए घर की। तो ये 45 लाख से ज़्यादा नहीं, इस डेट के बीच में लोन है। तो इंटरेस्ट देखो कितना बनेगा। लोन कितने का है? 43 लाख। 43 लाख का 9%, 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि लोन 1 मई 20 को लिया है, तो 31 मार्च 21 तक 11 महीने बनते हैं। 43 लाख का 9% 11 महीने का कितना बनता है? 354,750। और अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो 24B सेक्शन में कितना कम कर लोगे आप? 2 लाख। जो बैलेंस है 154,750, इस पे आप क्या है? इस पे आप डिडक्शन ले लेंगे बैलेंस पे 80। EEA कितने रुपए की डिडक्शन ले लेंगे आप? 50,000, इससे ज़्यादा की नहीं ले सकते। बोलो 1,50,000, सॉरी 1,50,000। बाकी आपका जो है 4750 बेकार गया।
सेल्फ ऑक्युपाइड घर में 24B में ले लिया आपने 2 लाख, फालतू का एक 54,750 है, 1.5 लाख की डबल ई ले लो, सारी शर्तें पूरी कर रहे हो तो बाकी बेकार जाएगा। तो ये डबल ई आपको मिल गई कितने रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। बी सिचुएशन में देखो, बी मिस्टर बी के केस में क्या है, मिस्टर बी के केस में लोन 45 लाख का है, लोन 45 लाख का है। लोन कब लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है, चलो ठीक है। लोन कब लिया है, 1/4/19 को लोन सैंक्शन हुआ है, लोन सैंक्शन, चलो ठीक है, लोन सैंक्शन। लेकिन नीचे पढ़ो, रेजिडेंशियल हाउस की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है, काम ही बेकार हो गया, ओवर 45 लाख रुपए हो गई तो आपको 80EE नहीं मिल सकती, और आपका लोन क्योंकि 16-17 में सैंक्शन नहीं तो डबल ई का सवाल ही नहीं, तो आगे मैं पढ़ता ही नहीं क्योंकि डबल ई आपको मिल ही नहीं सकती। वजह आपका जो लोन है ये ठीक है, लोन कितने का हो पर घर 45 लाख से ज़्यादा का क्यों है, नहीं मिलेगी। मिस्टर सी वाले केस पे आ जाओ, मिस्टर सी वाले में लोन कितने का है, लोन 20 लाख रुपए का है, ओके। और कह रहा है ये लोन एनबीएफसी से है, चलो ठीक है, 20 लाख का लोन। और लोन सैंक्शन कब हुआ, लोन सैंक्शन सपोज 1/4/20 को हुआ है, ठीक है। 19 को होता तो भी मिल जाती, 1/4/19 से 31 मार्च 21 के बीच में सैंक्शन और डबल ई मिल सकती है। लोन रीपेड का, लोन डिसबर्स कब हुआ है, पेड अमाउंट कब हुआ है, 1/5/2020 को हुआ है। चलो, लोन का पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अच्छा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन है तो ये कब लिया जा सकता है, 19 से 1/4/19 से 31 मार्च 23, तो उसके बीच में ही लोन लिया है। लोन का अमाउंट कितना है, कोई इशू नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन होना चाहिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो एनबीएफसी से लोन लिया है, ठीक। और व्हीकल की कॉस्ट कितनी है, व्हीकल की कॉस्ट 22 लाख है, ये कितने का व्हीकल हो कोई चक्कर नहीं है, व्हीकल की कॉस्ट से सीलिंग नहीं है। इंटरेस्ट की रेट कितनी है, 9, लोन कम का लिया कोई दिक्कत नहीं है, व्हीकल 22 का है, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा साल का, 20 लाख का लोन है, 9% पर एनम 11 महीने का इंटरेस्ट, 20 लाख का 9% 11 महीने का कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, 1,65,000, 1,65,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अभी डबल ई बी की थी, कितनी मिल सकती है, 1.5 लाख, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगी डबल ई बी। बोलो, 1,65,000 मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए, क्लियर। तो व्हीकल इलेक्ट्रिक होना चाहिए, व्हीकल कितने का मतलब नहीं है, लोन जितना मर्जी हो सकता है ये भी कोई मतलब नहीं है, जितना इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगी, तो ये 1.5 लाख तक रोक दो। उसके बाद कह रहा है पब्लिक सेक्टर के बैंक से मिस्टर डी ने और लोन लिया, मिस्टर डी ने लोन टेकन फॉर, लोन किससे लिया, फ्रॉम बैंक, ये कह रहा है बैंक से लोन लिया मिस्टर डी ने, कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का लोन लिया है, 15 लाख रुपए का पब्लिक सेक्टर बैंक से। सैंक्शन कब हुआ लोन, ये तो गलत बात होगी, लोन सैंक्शनड ऑन 31 मार्च 19, ये तो लोन 18-19 में ही सैंक्शन हो गया, 30 मार्च 19, यानी ये लोन सैंक्शन कब हो गया है, लोन सैंक्शनड बिफोर 1/4/19 हो गया है, तो इस पे नो डिडक्शन अंडर कौन से व्हीकल के लिए लिया, इलेक्ट्रिक, 80EE भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि ये लोन आपने 1/4/19 से पहले लिया है, आपको EE भी अलाउड नहीं होगी। बोलोगे डाउट। और अगर ये हाउसिंग लोन होता तो भी ना मिलती, क्योंकि उसमें भी 1/4/19 से 31 मार्च 21 के बीच में लिया हो, और व्हीकल वाली 1/4/19 से 31 मार्च 23 के 23 के बीच में लिया हो, 4 साल के पीरियड में। ये तो 18-19 में लोन सैंक्शन हुआ, इस पे नहीं मिलने वाली डिडक्शन आपको, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि लोन आपने कब लिया है, थोड़ा पहले। बोलो कोई डाउट, किसी का प्रॉब्लम इसमें, बोलो।
तो ये कुछ सेक्शन ना लर्न करने हैं, क्रैम करने हैं, क्योंकि ये ना मिक्स हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए आपको इन सेक्शंस को अच्छे से लर्न करना है, क्रैम करना है, बल्कि ये समझ लो, तो जाके आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठेंगे। बोलो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, किसी को इसमें प्रॉब्लम, कोई भी डाउट इस सेक्शन में? हो जाएगा ये सेक्शन क्लियर? तो बाकी कल देखते हैं ATG डबल जी। अब तो मेन इसमें ATG, एक डबल जी, GGB GGC में कुछ है ही नहीं। ATJJA और QQB RRB U मैंने बताई दी। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी कि अपन डिडक्शंस कवर करें। हाँ ATTB भी है, तो वो डिडक्शन मेन तो इसमें अब ATG ही बड़ी है, बाकी डिडक्शन में कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है। तो ATG थोड़ी लेंथी है, तो वो पूरा 1-1.5 घंटे की क्लास है पूरी ATG की, तो उसमें कवर होगा। वैसे उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, मैंने आपको नॉलेज के लिए ATG पहले भी फॉरवर्ड की थी, सेम ही है ATG। चलो फिर भी अपन लाइव में करेंगे, इसको रिपीट करेंगे ATG को, ठीक है? हो जाएगा ये, इसे करो, कोई डाउट हुआ तो देखते हैं, कल इसको और आगे डिस्कस करते हैं। ओके।